नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी नाटक का विकास के अंतर्गत उसकी अगली कड़ी पर बातचीत करेंगे। इसके पहले हमने हिंदी नाटक के विकास के अंतर्गत भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर चर्चा कर ली है और साथ में इन दोनों नाटककारों के समकालीन जितने भी नाटक लिखे गए थे, उनके ऊपर भी हमने चर्चा की है। अब हम आगे बातचीत करेंगे कि जिन चीज़ों को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद ने अपने को आगे बढ़ाया था, उसमें आगे चलकर किन-किन नाटककारों ने कुछ नया प्रयोग किया है या फिर नाटक को किस दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला जो नाम आपके सामने आता है, उसका नाम है लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र इस काल के दूसरे प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं। यानी कि अ, लक्ष्मी नारायण मिश्र का संबंध भी प्रसाद युग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 2 प्रकार के नाटकों की रचना की है, समस्या नाटक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटक। जब भी लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम आएगा, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हिंदी में जो भी समस्या नाटक लिखे जा रहे थे, समस्या प्रधान नाटक लिखे जा रहे थे, उसमें सबसे पहले नाम आएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र का। आपको ध्यान में रखना है कि इन्हीं के नाम से मिलता-जुलता हुआ एक नाम और है, लक्ष्मी नारायण लाल। तो आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र पहले के हैं और लाल जो हैं वो बाद के हैं। ठीक है, लाल नई कविता के आसपास के हैं और लक्ष्मी नारायण मिश्र आप देख रहे हैं कि प्रसाद युग के हैं। वन लाइनर किताबों में हम अक्सर याद करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इन दोनों समान नाम वाले नाटककारों के युगों को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि लक्ष्मी नारायण मिश्र प्रसाद युगीन नाटककार हैं और जो कि समस्या नाटक लिखने के लिए जाने जाते हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटक भी इन्होंने लिखा। इसी के समानांतर आपने देखा कि प्रसाद ने भी ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटक लिखने का प्रयास किया और उसको वर्तमान से जोड़ा। पर उनकी प्रसिद्धि के आधार समस्या नाटक, यानी जब भी हम लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात करेंगे तो समस्या नाटक के तौर पर ही उनको जानेंगे। और सवाल भी खूब पूछा जाता है कि हिंदी नाटक में समस्या लेखन पर आधारित नाटक किसने लिखा है, तो नाम है लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनको ये प्रभाव कहाँ से मिला? पश्चिम में इब्सन और शॉ के समस्या नाटकों की धूम थी। वे एंटी रोमांटिक नाटक लिख रहे थे। यानी कि जो पश्चिम, बार-बार आप देखेंगे कि साहित्य का मूल्यांकन, खास तौर से हिंदी साहित्य का मूल्यांकन पश्चिम यूरोप के साहित्य से तुलनात्मक अध्ययन करके किया जाता है। तो पश्चिम में इब्सन और शॉ करके नाटककार थे, जिन्होंने समस्या प्रधान नाटक लिखनी शुरू की थी और उसकी धूम थी। वे समस्या प्रधान नाटक कैसे रहे? एंटी रोमांटिक नाटक। ठीक है, एक होता है रोमांटिक नाटक और दूसरा होता है एंटी रोमांटिक यानी गैर रोमांस नाटक। अब वो किस तरीके का नाटक होता है? क्योंकि समस्या पर आधारित है, तो उसमें कुछ विषय अलग होंगे। हम आगे उसको देखते हैं। मिश्र जी ने डीएल राय, अब आप बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने डीएल राय लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्लियरिटी के लिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है द्विजेंद्र लाल राय। द्विजेंद्र लाल राय को डीएल राय के नाम से भी जाना जाता है। तो मिश्र ने डीएल राय और प्रसाद के रोमांटिक नाटकों की प्रतिक्रिया में नाटक लिखना प्रारंभ किया। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई जा रही है कि कैसे प्रतिक्रिया में लिखना शुरू किए। वैसे आपने हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों के विकास को देखा होगा कि हर प्रवृत्ति अपने पूर्ववर्ती प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में, जैसे छायावाद है तो प्रगतिवाद है तो प्रयोगवाद है तो नई कविता, इस टाइप से। यहाँ पर मिश्र जी लिखना शुरू किए डीएल राय और प्रसाद के रोमांटिक नाटकों की प्रतिक्रिया में। जाहिर सी बात है, जब प्रतिक्रिया होगी तो उसका विषय भी अलग होगा। प्रसाद बुद्धिवाद के विरोधी थे तो मिश्र जी बुद्धिवाद के समर्थक थे। प्रिय विद्यार्थियों, आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये बुद्धिवाद क्या है। जब आप कामायनी पढ़ेंगे तो कामायनी में जितने भी पात्र हैं सभी किसी न किसी प्रतीक के तौर पर है। ठीक है, आपको वो चीज याद आ गया होगा कि कौन पात्र किसका प्रतीक के तौर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, प्रतीक को जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। जब आप कामायनी पढ़ेंगे, 15 सर्ग पढ़ेंगे,
और उसकी स्टोरी जैसे 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 बढ़ती है, तो उसमें आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने बुद्धि को केंद्र में नहीं रखा। उन्होंने हृदय को ही आ, अच्छा बताया और उसी से सामंजस्य करते हुए किसी को प्रसन्नचित आनंद भाव में दिखाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो बुद्धिवाद के विरोधी थे। और थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब कामायनी लिखी जा रही थी, उसी समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी मनोविकार संबंधी निबंध थे, भाव और मनोविकार, वो अलग अलग जगहों पर लिख रहे थे। और 1939 में आकर चिंतामणि भाग 1 में उनका संकलन किया जाता है। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि हर कालखंड की रचना और रचनाकार एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। चिंतामणि भाग 1 का उल्लेख मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि उसकी भूमिका में शुक्ल जी ने लिखा हुआ है कि हमारी यात्रा बुद्धि से तो शुरू हुई है, लेकिन जहां भी जरूरत पड़ी तो हम हृदय का भी सहारा लेंगे। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि प्रसाद बुद्धिवाद के विरोधी थे। उनका ये मानना था कि ईड़ा के अपेक्षा श्रद्धा का ही महत्व है, लेकिन मिश्र जी बुद्धिवाद के समर्थक थे। हृदय की अपेक्षा बुद्धि को इन्होंने केंद्र में रखा हुआ। उन्होंने बुद्धिवाद के समर्थन में लिखा है कि मैं बुद्धिवादी क्यों हूं। जैसे आपने अलग अलग रचनाएं पढ़ी होंगी कि मैं नास्तिक क्यों हूं, उसी तरीके से इन्होंने लिखा मैं बुद्धिवादी क्यों हूं। उनके नाटक शिल्प की दृष्टि से यथार्थवादी, कथ्य की दृष्टि से प्रतिक्रियावादी, उद्देश्य की दृष्टि से पुनरुत्थानवादी। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए शिल्प की दृष्टि से यथार्थवादी, कथ्य की दृष्टि से आप शिल्प देखेंगे कि जो कहने की शैली है, और कथ्य मतलब जो विषय वस्तु है वो क्या है, प्रतिक्रियावादी। और इनका जो उद्देश्य है वो पुनरुत्थानवादी, यानी कि जिसको जीर्णोद्धार एक सामान्य अर्थ में आप देख सकते हैं कि कैसे किसी चीज को दोबारा से स्थापित किया जाए। तो ये देखिए कथन बच्चन सिंह का है लक्ष्मी नारायण मिश्र का मूल्यांकन करते हुए। उनके नाटक शिल्प की दृष्टि से यथार्थवादी हैं, कथ्य की दृष्टि से प्रतिक्रियावादी हैं, और उद्देश्य की दृष्टि से पुनरुत्थानवादी। ये चीजें आप ध्यान में रखिए कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के लिए बात बच्चन सिंह कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, वे अपने नाटकों में भारतीय विवाह प्रणाली का समर्थन और स्वच्छंद प्रेम का विरोध करते हैं। उनके यहाँ प्रेम और विवाह दोनों अलग अलग। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी जा रही है कि जो लक्ष्मी नारायण मिश्र है वो भारतीय विवाह प्रणाली की का समर्थन करते हैं। जो भी जिसको हम अरेंज मैरिज कर सकते हैं उसका वो समर्थन करते थे। स्वच्छंद प्रेम का वो विरोधी थे, इसीलिए इसको कहा गया एंटी रोमांटिक। ठीक है, एंटी रोमांटिक इसीलिए कहा गया। और उन्होंने लिखा है कि प्रेम अलग है और विवाह अलग है, ये नहीं कि प्रेम और विवाह दोनों एक है। दोनों को लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपनी रचनाओं में अलग अलग देखने का प्रयास किया। इब्सन ने कहा है कि यदि तुम विवाह करना चाहते हो तो प्रेम में मत पड़ो, और यदि प्रेम करते हो तो प्रिय से अलग हो जाओ। ये देखिए कैसी बात, छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये बात है। आप इससे कितना सहमत हैं? लेकिन यहाँ पर देखिए इब्सन जो कि एंटी रोमांटिक नाटक लिखने के लिए, समस्या प्रधान नाटक लिखने के लिए यूरोप में जाने जाते हैं, उन्होंने लिखा कि तुम विवाह करना चाहते हो तो प्रेम में मत पड़ो, और यदि प्रेम करते हो तो प्रिय से अलग हो जाओ। इसी का प्रभाव लक्ष्मी नारायण मिश्र पर भी दिखाई पड़ता है, और उनके कुछ नाटकों का उल्लेख यहाँ पर बच्चन सिंह कर रहे हैं। लिखते हैं, उनके सन्यासी की मालती कहती है, और फिर विश्वकांत प्रेम करने की चीज है, विवाह करने की नहीं। प्रेम किसी दिन की, किसी महीने की, किसी साल की घड़ी भर के लिए, जो चाहे जितना सुख दुख दे, उसमें जितनी बेचैनी हो, जितनी मस्ती हो, लेकिन वो ठहरता नहीं। सन्यासी की एक पात्र है जिसका नाम है मालती। आप देखेंगे हिंदी साहित्य में मालती नाम के बहुत सारे पात्र हैं। आप गोदान पढ़ेंगे, वहां भी ये पात्र आपको दिख जाएगी। ठीक है, रोज नाम की कहानी पढ़ेंगे, वहां पर भी ये पात्र दिख जाएगी। और जो सन्यासी नाटक लिखा गया है वहां पर भी ये पात्र दिख जाएगी आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मालती पूछ लिया जाए तो कौन उपन्यास में, कौन नाटक में, कौन कहानी में है, आपको क्लियर होना चाहिए। मालती ने क्या कहा, और फिर विश्वकांत प्रेम करने की चीज है, विवाह करने की नहीं। जो प्रेम है वो करने की चीज है, विवाह करने की नहीं। क्योंकि ये विचार किसका है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। तो उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से इस बात को कहलाने का प्रयास किया है। आगे
इनके कुछ नाटकों का उल्लेख किया जाता है। सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली आदि का मुख्य स्वर यही है। और आपको याद आ गया होगा, आप सन्यासी भले न पढ़े हों, लेकिन सिंदूर की होली जरूर आप लोगों ने पढ़ी होगी कि इसके कौन कौन से पात्र हैं, इसका प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है, कितने इसमें दृश्य हैं, अंक हैं। चूंकि आपको इसलिए पढ़ना है कि यूजीसी नेट के सिलेबस में इसको रखा गया। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की का नाटक। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आगे है कि बुद्धिवाद का दावा करने के बावजूद मिश्र जी इब्सन और शाह के अर्थ में बुद्धिवादी नहीं है। जिस तरीके से यूरोप में इब्सन और शाह ने बुद्धिवाद को स्थापित किया, उस मामले में अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो मिश्र जी थोड़े से अलग प्रतीत होते हैं। शाह और इब्सन रूढ़िभंजक हैं, वे नए नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं। यानी कि जो इब्सन और शाह रहे हैं वो रूढ़ी, आप जानते हैं कि इतिहास है, परंपरा है, रूढ़ी है। व्याकरण में आपने रूढ़ी एक शब्द पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर रूढ़ी का मतलब है जो लंबे समय से चली आ रही है और एकदम से वो स्थिर हो गई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। परंपरा में तो गतिशीलता होती है, लेकिन जो रूढ़ी बन जाती है अब वो एक तरीके से स्थिर हो जाती है, इसमें कोई गति नहीं होती। कई बार इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाता है कि इतिहास, परंपरा और रूढ़ी में क्या अंतर है, तो चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो शाह और इब्सन के जो भी नाटक लिखे गए हैं रूढ़ी भंजक हैं, उनको रूढ़ियों को तोड़ते हुए वो नए नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं। मिश्र जी वितर्क के आधार पर भारतीय परंपरा की रूढ़ियों का समर्थन करते हैं। ये हो गया अंतर इब्सन और मिश्र जी के नाटकों के लेखन में और विचारों में भी। जहां वो लोग नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं, नए नैतिक मूल्य की, वहीं मिश्र जी तर्क वितर्क करने के बाद भारतीय परंपरा की रूढ़ियों का समर्थन करते हैं। कुछ चीजों को लेकर बोलते हैं कि ये सही है, समाज के लिए सही है। प्रसाद भारतीय परंपरा के प्रगतिशील तत्वों का अन्वेषण करते हैं, तो मिश्र जी मृत परंपराओं को जिंदा करना चाहते हैं। ये है बच्चन सिंह ने तुलना किया है जयशंकर प्रसाद और लक्ष्मी नारायण मिश्र में। लिखा उन्होंने कि जहां प्रसाद भारतीय परंपरा की प्रगतिशील तत्वों का अन्वेषण करते हैं, तो मिश्र जी मृत परंपराओं को जिंदा करना चाहते हैं। ये दोनों में आप अंतर देख रहे हैं, इसको जरूर नोट करिए। बच्चन सिंह का यह कथन है, कभी भी पूछा जा सकता है। आगे लिखते हैं कि सिंदूर की होली में वे विधवा विवाह के विरोध पर आमादा हो जाते हैं। आजीवन एक पुरुष के साथ रहने का उनका सिद्धांत परंपरा की एक रूढ़ी है। यानी सिंदूर की होली में वैधव्य जीवन को केंद्र में रखा गया है और एक समस्या प्रधान नाटक है। और इसकी समस्या क्या है? विधवा विवाह होना। आज प्रगतिशील लोग इसके समर्थन में और बहुत सारे लोग हैं जो कि इसका समर्थन करते हैं, लेकिन सिंदूर की होली में आप देखेंगे कि इस विधवा विवाह के विरोध पर आमादा हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। आजीवन एक पुरुष के साथ रहने का उनका सिद्धांत परंपरा की एक रूढ़ी है। ठीक है, आज अगर ये होते तो थोड़ा सा इन पर सवाल उठ सकता था। वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें आदि ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों में भी सनातन आर्य संस्कृति को वरेण्य माना गया है। यह भी बुद्धि विवेकवाद के विरुद्ध पड़ता है। तो आप चीज देखिए यहाँ पर, और कुछ इनके अन्य नाटक हैं। वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें। आप जानते हैं कि एक नदी है जिसका पुराना नाम है वितस्ता। मैं चाहूंगा कि जो हमारे गंभीर विद्यार्थी प्रतिदिन देखते हैं वो होमवर्क के तौर पर जरूर बताएं कि वितस्ता किस नदी का पुराना नाम है। तब आपको पता चलेगा कि ये किसी नदी के नाम के ऊपर लिखा गया है। वितस्ता की लहरें, दशाश्वमेध, वाराणसी में घाट भी है, वत्सराज, ये सभी कैसे नाटक हैं? ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटक हैं और इनमें सनातन आर्य संस्कृति को ही केंद्र में रखा गया है। और इस तरीके से बच्चन सिंह का यह मानना है कि बुद्धि विवेकवाद के विरुद्ध पड़ता है। ठीक है, अन्य नाटकों में अगर देखें इस कालखंड में, तो सुमित्रा नंदन पंत की ज्योत्सना, मैथिली शरण गुप्त का अनग, उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा, विश्वामित्र और राधा, प्रेमचंद का करबला, चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग, गोविंद वल्लभ पंत का अंगूर की बेटी, हरिकृष्ण प्रेमी का शिव साधना, रक्षाबंधन, प्रतिशोध आदि उल्लेखनीय नाटक है। लेकिन ये नाटक हिंदी नाटकों के विकास में कोई महत्वपूर्ण योग नहीं देते हैं, लेकिन आप सभी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप नोट कर लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है कि ज्योत्सना
अनग, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, राधा, करबला। प्रेमचंद ने भी कहानी और उपन्यास लिखने के अतिरिक्त नाटक में भी अपना योगदान दिया है। करबला के अलावा उनका नाटक एक है, ठीक है, प्रेम की वेदी करके, उसको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। उत्सर्ग, अंगूर की बेटी, ठीक है, शिव साधना, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, ये सब वन लाइनर में या फिर सुमेलित वाले क्वेश्चन में पूछे जाते रहे। इनको जरूर आप नोट करके रखिए या फिर ध्यान दीजिए। बच्चन सिंह का मानना है कि नाटक तो लिखे गए लेकिन उनका बहुत विशेष योगदान नहीं रहा। आगे नाटक टर्न लेता है और इसका कारण भी है। अब आपको एक अनुमान लग गया होगा कि जब हम सुमित्रानंदन पंत पर बात कर रहे हैं और तमाम लोगों की बात कर रहे हैं तो बात करते करते नाटक के विकास में हम जरूर पहुंच चुके हैं 1935 प्लस, मतलब ईयर के आगे, ठीक है। ये वो दौर है जब हिंदी कविता में प्रगति और प्रयोग दोनों का समानांतर रूप से समर्थन किया जा रहा था। एक तो हो गया प्रगतिवाद और दूसरा हो गया प्रयोगवाद। तो कविता ने अपने हर कालखंड की विधाओं को प्रभावित किया है। नाटक भी उससे अछूता नहीं रहा। इसमें भी नाटककारों द्वारा प्रगति और परंपरा दोनों का प्रयोग किया गया। इसीलिए बच्चन सिंह को एक शीर्षक देना पड़ा, नाटक, प्रगति और परंपरा। किसी भी काल की साहित्यिक प्रवृत्तियां कविता और रचनात्मक गद्य में लगभग समान पाई जाती हैं, जिसका उल्लेख अभी हमने किया कि एक तरफ जब कविता लिखी जा रही थी तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई गद्य के रूप में, और उसी के समानांतर प्रगतिवाद चला काव्य के क्षेत्र में, फिर प्रयोगवाद चला, फिर नई कविता चली। तो ये जो दौर है साहित्य में प्रगति और प्रयोग का दौर था और इसका प्रभाव नाटक पर भी दिखाई पड़ता है। अपने रूप विन्यास के कारण दोनों में अंतर भी होता है, यानी कविता हो चाहे गद्य हो, समान रूप से एक दूसरे को प्रभावित तो करती हैं, लेकिन किसके वजह से इनमें अंतर है? रूप विन्यास के दृष्टिकोण से, शिल्प के दृष्टिकोण से। यूं यथार्थवादी स्तर पर चित्रित करने का अवकाश गद्य में भी अधिक होता है, क्योंकि व्यवहार की भाषा पद्य नहीं गद्य है। आप जानते हैं कि कविता का प्रयोग हम कभी कभी मंचों पर करते हैं, वित्तीय बजट पेश होता है तो संसद में कर देते हैं, या फिर चुनावी रैलियों को संबोधित करना होता है तो कविता की बात करते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें हम करना शुरू कर देते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और इसका प्रयोग हम कभी कभार करते हैं। आप अगर रोज रोज करेंगे अपने परिवार में या फिर अपने दोस्तों के बीच में तो लोग आपको पागल घोषित कर देंगे। इसलिए जो पद्य है वो व्यवहारिक भाषा नहीं है, व्यवहार की भाषा क्या है? गद्य है। प्रगति प्रयोग की जो धारा काव्य में दिखाई पड़ती है वही अपना रूप बदलकर रचनात्मक गद्य में भी दिखाई देती है, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि उस युग के बारे में बच्चन सिंह संकेत कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि सन 1960 के बाद आधुनिकतावाद और नव्य प्रगतिवाद, जिसको कि हम जनवाद कहते हैं, ठीक है, जिस तरीके से प्रलेस की स्थापना हुई थी उसी तरीके से जलेस की भी स्थापना हुई। और इसमें आप देखेंगे कि लखनऊ और इलाहाबाद का काफी योगदान रहा। जलेस अभी भी कई आप देखेंगे जो भी सेमिनार इत्यादि होते हैं तो उनके नीचे लिख दिया जाता है कि जनवादी लेखक संघ, प्रगतिवादी प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिवादी लेखक संघ नहीं है, प्रगतिशील लेखक संघ। यानी प्रगतिशीलता क्या है? वो एक काल मतलब सार्वकालिक है, ठीक है। प्रगतिवाद एक खास समय के लिए 1936 से लेकर 1943 का जो भी समय, ठीक है। तो यहाँ पर नव्य प्रगतिवाद एक शब्द दिया गया है, आपको समझना है कि वो जनवाद के बारे में कहा गया है। ऐसी कविताएं जो 1960 के बाद लिखी गई, 70-80 के दशक में लिखी गई, इसीलिए आप देखेंगे कई जगहों पर नागार्जुन का जब उल्लेख किया जाता है तो उनको जनवादी, जन कवि के रूप में जाना जाता है। तो ये कहीं न कहीं वही नव्य प्रगतिवाद। नागार्जुन एक ऐसे कवि रहे हैं जिनका संबंध प्रगतिवाद यानी प्रगतिशील से भी रहा है और जनवादी कवि के तौर पर भी रहा है, अगर लंबे उनको पूरे उनके काव्य संसार को देखें तो जनवाद की जो प्रवृत्तियां कविता में आई वे ही नाटक, उपन्यास और कहानियों में भी दिखाई पड़ी। आलोचना पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा है और ये वो दौर है जब आप आलोचकों के रूप में देखेंगे रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, प्रभाकर माचवे, तमाम जो मार्क्सवादी रचनाकार हैं, रांगे राघव, इस टाइप से बहुत सारे लोग आपको दिखाई पड़ जाएंगे। सन 1936 मुख्यतः प्रगतिशील प्रवृत्ति को लेकर अवतरित होता है
पर उस समय लिखी जा रही कविताओं में नए प्रयोग की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। नाटक में इन प्रवृत्तियों के पुरस्कर्ता भुवनेश्वर है। अब आप देख रहे हैं कि एक नया नाम आपके सामने दिखलाई पड़ रहा है और भुवनेश्वर से तो खूब सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनके नाटकों के बारे में कहा जाता है कि ये एब्सर्ड नाटक लिखा करते थे। ठीक है, एब्सर्ड नाटक यानी विसंगत नाटक, थोड़ा सा कटाक्ष करते हुए, प्रयोग करते हुए। इनके लिखने की शैली बहुत अलग है और इनके नाटकों के शीर्षकों को भी देखेंगे तो थोड़े से अलग दिखाई पड़ेंगे। तो इस दौर में जब नाटक अपनी प्रगति और प्रयोग के दौर से गुजर रहा था, तो उस समय एक नाटककार उभर कर सामने आते हैं जिनका नाम है भुवनेश्वर। ये अचानक नहीं है कि 1936 में ही उनके एकांकियों का संग्रह कारवां प्रकाशित होता है। उनके एकांकियों में प्रगति प्रयोग दोनों का मिश्रण है, प्रमुखता प्रयोग की ही है। यानी कि आपको एक एकांकी संग्रह ध्यान में रखना है। कारवां, कारवां कोई नाटक नहीं है बल्कि क्या है, एकांकियों का संग्रह है। किसका है? भुवनेश्वर का है। नाटक को रंगमंच से जोड़ने का काम आगे आने वाले नाटककारों ने किया। उपेंद्र नाथ अश्क पहले नाटककार हैं जिनका ध्यान रंगमंच की ओर गया। इसी बीच आप देख रहे हैं कि जब प्रयोग की बात की जा रही है तो बहुत सारे ऐसे नाटककार थे जिनका यह मानना था कि नाटक तभी सफल माना जाएगा जब उसका हम मंचन कर पाएंगे, उसको अभिनय के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। इसकी शुरुआत भारतेंदु युग में ही हो चली थी, जिसका जिक्र हमने किया था कि भारतेंदु खुद अभिनय कर रहे थे और प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन बीच में प्रसाद इत्यादि ने नाटकों को लिखना शुरू किया तो उस समय रंगमंच पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय एक चल रहा था पारसी थिएटर करके। ये सारी चीजें आपको याद आ गई होंगी कि इसमें कौन कौन शामिल है, क्या है, ठीक है। लेकिन आगे चलकर फिर एक बार नाटककारों को जरूरत पड़ी कि जब हम नाटक लिख रहे हैं तो रंगमंच की दृष्टिकोण से लिखें। तो उपेंद्र नाथ अश्क, ठीक है, आप देखेंगे एक राइटर है नीलाभ, ठीक है, आप अभी वो जीवित भी हैं जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं, तो उन्हीं के बेटे हैं, उपेंद्र नाथ अश्क के बेटे हैं नीलाभ। ठीक, काफी कुछ सालों पहले वो चर्चा में भी थे, उनका एक इतिहास ग्रंथ भी आया हुआ है। तो उपेंद्र नाथ अश्क पहले नाटककार हैं जिनका ध्यान रंगमंच की ओर गया। नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, वह श्रव्य भी है और दृश्य भी, पूरा श्रव्य दृश्य बिंब। यह कथन बच्चन सिंह का है कि नाटक को रंगमंच से जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। इसलिए जरूरत पड़ती है कि नाटक जो है वो शुद्ध साहित्य नहीं है, वो दृश्य, वो श्रव्य भी है, वो दृश्य भी है। इसलिए नाटक को अगर हम मंचित करते हैं तो दर्शकों पर, जो देखने वाले लोग हैं, उन पर ज्यादा असर छोड़ेगा, प्रभावशाली होगा। कुछ यहाँ पर नाटक के नाम दिए गए उपेंद्र नाथ अश्क के, जिसमें छठा बेटा, जिसका प्रकाशन 1940 में, रंगमंच से भी जुड़ता है और परिवर्तित मानवीय रिश्ते से भी। आज सारे पारंपरिक मूल्य टूटते जा रहे हैं। अवकाश प्राप्त पिता के 6 बेटों में से कोई भी उसे अपने पास रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब पिता कमाऊ नहीं रह गया है। पूंजीवादी समाज के सारे भावाश्रित मानवीय रिश्ते अर्थाश्रित हो जाते हैं। और आप जानते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया बाप बड़ा ना भैया, कुछ ऐसे पहले एक गाना आया हुआ था। यहाँ पर बताया कि जो छठा बेटा, इस नाटक में, ये नाटक रंगमंच के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में जो मानवीय रिश्ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कुछ कहानियां याद आ रही होंगी, जिसमें एक वापसी नाम की कहानी है जो कि मानवीय रिश्ते पर आधारित है। चीफ की दावत, ये भी कहानी आपको ध्यान में आनी चाहिए। पिता, तमाम इस तरह की कहानियां हैं जो मानवीय रिश्ते की पोल खोलकर रख देती हैं। उसी में से एक नाटक है छठा बेटा, और इसमें क्या बताया गया कि एक रिटायर्ड पिता की कहानी है इसमें, और उसमें उसके 6 बेटे हैं। लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो इसकी स्थिति क्या है, तब पता चलता है कि इमोशनल अटैचमेंट उतना जरूरी नहीं है जितना कि इकोनॉमिकल। ठीक है, तो ये द्वंद आप देख रहे हैं हर मनुष्य के जीवन में चलता रहता है। इसीलिए हमें साहित्य भी पढ़ना पड़ता है कि साहित्य पढ़ेंगे तो कुछ भावाश्रित चीजें बची रहेंगी। जैसे जैसे आप साहित्य से दूर होते जाएंगे, आप और क्रूर, अमानवीय, लुटेरा, तमाम तरीके के प्रवृत्तियों से आप ग्रसित होते जाएंगे। चीजों को आप समझिए। इसीलिए साहित्य को पढ़ना जरूरी है, जिससे कि आपके अंदर थोड़ी सी संवेदना बची रहे। और आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जो पहली पुस्तक भी आ रही है वो संवेदना प्रकाशन से, मुझे काफी अच्छा नाम लगा कि कम से कम जुड़ी हुई है, साहित्य से जुड़ी हुई यहाँ पर शब्दावली।
तो आप देख रहे हैं छठा बेटा। इसके बाद जो नाटक इनका आता है उसका नाम है अंजो दीदी। अंजो दीदी आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। उनकी सर्वाधिक प्रौढ़ नाटकीय कृति है। इनकी उपेंद्र नाथ अश्क की अंजो दीदी, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ। और यूजीसी नेट के दौरान आपने पढ़ा होगा इसकी विषय वस्तु क्या है, कौन कौन से पात्र हैं, ढेर सारी चीजें। कुछ चीजें यहाँ पर है। अंजो अनुशासनबद्ध प्राणी, मशीनीकरण की हद तक। उसका भाई उसके यंत्रीकृत अनुशासन और सनक को इसलिए तोड़ता है कि घर के अन्य प्राणी अपनी अपनी जिंदगी जिए, किंतु यंत्रीकरण या तथा अयंत्रीकरण की दो विरोधी कोटियां नाटक को एक पूर्व नियोजित ढांचे में ढाल देती, पूर्व निर्धारित नाट्य प्रवाह का बाधक होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंजो दीदी जो है वो एकदम से अनुशासनबद्ध है, एकदम से अपने को मशीन बना ली कि इतने बजे से ये काम करना है, इतने बजे से ये काम करना है, इतने बजे सो जाना है, इतने बजे ये काम करना है, इस टाइप से। लेकिन उसका जो भाई, अब आपने नाटक पढ़ा होगा तो अंजो दीदी के भाई, दीदी शब्द लगा हुआ है यानी कि कोई ना कोई भाई होगा इसमें। उसका क्या नाम है और कैसे वो इसमें बदलाव लाने का प्रयास करता है। अगले जो नाटककार हैं उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के आगमन के साथ हिंदी नाटक प्रसाद से भिन्न स्तर पर खड़ा होता है। जैसे ही जगदीश चंद्र माथुर नाटक के क्षेत्र में आते हैं और प्रसाद नाटक लेखन की जो परंपरा आगे बढ़ रही थी, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बदलाव होता है। माथुर तत्कालीन रंगांदोलन के प्रति सक्रिय रूप से सचेत थे। एक तो आप आंदोलन सुनते होंगे, और उस समय जो भी रंगमंच की दृष्टिकोण से बात की जा रही थी उसका आंदोलन नाम दिया। जैसे एक पत्रिका निकलती थी नटरंग। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसके संपादक कौन थे। देखिए यहाँ पर हम बात करें नाटक, लेकिन नाटक से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, चाहे रंगमंच से रिलेटेड हो, चाहे नाट्य पत्रिका जो निकाला करती थी उनसे जुड़ी हुई हो, तो आपका दिमाग क्या होगा, थोड़ा सा चौड़ा होगा कि हम तो सोच रहे थे कि सर केवल बच्चन सिंह के बारे में पढ़ाएंगे और इस तरीके से पढ़ाएंगे। हमें ऐसे जोड़ जोड़ के पढ़ना चाहिए, तब आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। और शुरुआत में चीजें बोझिल लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका मन उसमें लगने लगता है, चीजें आसान होती हैं, आपको लगता है कि और पढ़ते जाए और पढ़ते जाए, समय का पता ही नहीं चलता। अंजो दीदी की तरह ही आप भी मशीन बन जाते हैं। लेकिन जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने जो कि रंग नाटक लिखने का जो आंदोलन चल रहा था उसके प्रति एकदम सचेत थे, समय के बदलाव की उन्हें पूरी पहचान। ये बहुत बड़ी बात यहाँ कही जा रही है कि समय के अनुसार कैसे बदलना चाहिए। अगर ये लोगों को पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अतः उन्होंने ऐतिहासिक विषय वस्तु को न लेकर मिथकीय विषय वस्तु चुनी। इसी के लिए जाने जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसके पहले जितने भी नाटक लिखे जा रहे थे सब ऐतिहासिक लिखे जा रहे थे। मिथकीय, जिसको कि हम माइथोलॉजी कहते हैं, जो कि पौराणिक, धार्मिक, प्रतीकात्मक रूप में जो भी कहानियां चलती हैं, जो लोक में मौजूद होती हैं, उनको आधार बनाते हुए जब चीजें लिखी जाए तो उनको कहा जाता है मिथकीय चेतना। मिथक लचीले होने के कारण जीवन के अनेक आयामों और अंतर्विरोधों को समग्रता में समेट लेते हैं। वस्तु की अपेक्षित ढंग से विन्यस्त करने के लिए उन्होंने नए नाट्य प्रयोग भी किए। उनका पहला महत्वपूर्ण नाटक कोणार्क है, सन 1951 में प्रकाशित होता है। और संयोग की बात यह है कि जब कोणार्क का प्रकाशन होता है उसी समय कविता के क्षेत्र में सप्तकों का संपादन शुरू हो गया था और निकल गया था दूसरा सप्तक। पहला सप्तक यानी कि जो जिसको तार सप्तक बोलते हैं वो तो आ गया 1943 में, लेकिन दूसरा सप्तक 1951 में निकला था। और उसी समय संयोग से जगदीश चंद्र माथुर ने एक नाटक लिखा कोणार्क। नई कविता की शुरुआत इसी सप्तक से मानी जाती है, यानी दूसरा सप्तक से। यह भी सवाल खूब पूछा जाता है, इस समय तक प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों ही एक में घुल मिल गए थे। इसका मिला जुला रूप कोणार्क में दिखाई पड़ता है, यानी कैसे कविता अन्य विधाओं को प्रभावित करती है। इस तथ्य से आप भले ही भांति परिचित हो जाएंगे। तो इस पॉइंट में आपने देखा कि कोणार्क, जिसका प्रकाशन 1951 में होता है, और उसी समय कविता के क्षेत्र में दूसरा सप्तक का भी प्रकाशन होता है, ठीक है। और दूसरा सप्तक से ही नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। इसके पहले की जो भी कविता थी वो प्रयोगवादी थी, और इसका प्रभाव नाटक पर भी दिखाई पड़ता है। नए नाटक का आरंभ कोणार्क से ही होता है। सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे नई कहानी को हम परिंदे से जोड़ते हैं,
वैसे ही अगर नए नाटक की बात करें तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कोणार्क से। ये प्रश्न आपको दिखाई दे सकता है, कहीं भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिख सकता है आगे के। इसे नई कविता की बगल में रखा जा सकता है। ये सब बच्चन सिंह कह रहे हैं कि अगर नए नाटक की बात की जाए तो कोणार्क को हम रख सकते हैं, और रख ही नहीं सकते हैं बल्कि नई कविता के बगल में उसको रख सकते हैं। किसी के बगल में कोई कब बैठता है? जब उससे परिचित होता है, ऐसे नहीं बैठ जाता है कोई। इस नाटक में इतिहास का जो ढांचा लिया गया है वह बहुत झीना है। बस इतना कि नरसिंह देव ने कोणार्क का मंदिर बनवाया। नरसिंह देव के प्रवास काल में मंत्री राज का शक्तिशाली होना और कोणार्क के विध्वंस का कारण बनना भी इतिहास सम्मत है। कुछ यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यथास्थान इसका प्रयोग किया गया है, किंतु केंद्र में शिल्पी पिता और शिल्पी पुत्र का मिथक है। अब कोणार्क नाटक पढ़ेंगे, हालांकि केवल इसको हम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से याद रखते हैं कि किसका है, कब प्रकाशित हुआ, क्या हुआ है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें पता चलेगा कि कोणार्क के समय जो शिल्पी पुत्र और पिता की बात की गई है वो एक तरीके से नाटककार के माध्यम से मिथक के रूप में। आमतौर पर हम लोग सुनते हैं कि जिन्होंने ताजमहल बनवाया था या फिर बनाया था, जो भी मजदूर थे इत्यादि, मिस्त्री इत्यादि थे, उनके हाथों को काट दिया गया। ये धीरे धीरे प्रचलित हो गया कि इस तरीके की दूसरी रचना कोई न कर पाए या फिर इस तरीके का निर्माण कोई न कर पाए। ये क्या है? मिथक है। उसी तरीके से यहाँ पर कोणार्क के बारे में भी, इसमें गहन मनोवैज्ञानिक राजनीतिक द्वंद्व के साथ वर्ग संघर्ष का भी समावेशन हुआ है। इनसे नाट्य में गहरा तनाव यानी टेंशन पैदा होता है और एक प्रभावशाली नाट्य बिंब की सृष्टि होती है। तनाव और टेंशन को जानने के लिए एक कविता आप जरूर पढ़िएगा, नाच नाम की कविता है जो कि अज्ञेय की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिंदगी दो खंभों के बीच में, ठीक है, और इसी पर जो जीवन जीने वाला व्यक्ति है वो दौड़ भाग कर रहा है। ये क्या है? एक तनाव है। अगर आपने रस्सी को ऐसे टांगा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं टेंशन, तनाव। अक्सर हम अपने मानसिक जीवन को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं बहुत टेंशन है, लेकिन आप देखेंगे जिस रचना में थोड़ा सा तनाव होता है वो रचना काफी फेमस होती है। इसमें 3 प्रकार के द्वंद्वों का समाकलन है: सर्जना और विध्वंस का द्वंद, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का द्वंद, और राज सत्ता तथा जन सत्ता का द्वंद। एक चीज आप देखेंगे, आपको आषाढ़ का एक दिन नाटक भी ध्यान में रखना चाहिए, उसमें भी कई द्वंद्व है। ठीक है, खासतौर से सर्जना और जो संरक्षण उसका द्वंद्व है। जब कालिदास सामान्य गांव में राज करते थे तो वो अच्छी रचनाएं करते थे, लेकिन जैसे उनको राज्य संरक्षण मिल जाता है, एकदम सुख संपत्ति से लैश हो जाते हैं, तब उनकी रचना में गिरावट आने लगती है। ये भी सीखने वाली चीज है कि व्यक्ति संघर्ष में अच्छा रचनात्मक काम करता है, लेकिन जैसे ही वो सुखद स्थिति में आता है और उसकी रचनात्मकता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो जो कोणार्क है उसमें भी सर्जना और विध्वंस का द्वंद नोट कर लीजिए, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का द्वंद, राज सत्ता तथा जन सत्ता का द्वंद। इन 3 द्वंद्वों की चर्चा नाटककार ने की। कोणार्क के निर्माण के मूल में प्रधान शिल्पी विशु की अपनी ही स्मृतियां कला रूपों में पुनः जीवित हो रही हैं। कला के प्रति अद्भुत सम्मोहन है उसमें। इसी बहाने जगदीश चंद्र माथुर कलावाद की समस्या उठाते हैं। आप जब प्रयोगवाद पढ़ेंगे उसमें है कला कला के लिए, एक आपने पढ़ा होगा कला कला के लिए, जिसके प्रवर्तक के तौर पर ब्रेडले इत्यादि का नाम लिया जाता है वन लाइनर किताबों में और क्वेश्चन पेपरों में आपने देखा होगा। और प्रयोगवाद जब चल रहा था, अज्ञेय उसके प्रवर्तक के तौर पर थे, सप्तकों की भूमिका निकाल रहे थे, उस समय भी यही कहा जाने लगा कि ये लोग कला कला के लिए, उनका ये था कि समाज की समस्याओं को अब क्या उठाना है, जो रचनाकार है वो अपने कला का प्रदर्शन करे कि कैसे प्रस्तुत करना। ठीक है, ये बड़ा विवाद चलता रहा है कि कला कला के लिए है या फिर कला का संबंध इस समाज से, इस सोसाइटी से भी। तो यहाँ पर क्या है कि माथुर उस समय की जितनी भी चीजें चल रही हैं, खासतौर से जो तर्क वितर्क चल रहे हैं, उनको भी इस नाटक में उठाया है। कोणार्क के टूटने पर कलावाद भी टूटता है। कला की तुलना में जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। स्वयं विशु अपने पुत्र से प्रभावित होकर अपनी ही कला को तोड़ देता है। विशु का पुत्र नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर आप देखेंगे कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ियों में द्वंद्व चलता रहता है। पापा कुछ बोलते हैं,
बेटा कुछ करता है तो चीजें हैं, पापा बोलते हैं कि मोबाइल नहीं देखना है, बेटा बोलता है कि सब कुछ तो मोबाइल में ही है। ये है आज की पीढ़ी का द्वंद्व। अक्सर हमने अभिभावकों से सुना है कि मेरा बेटा मोबाइल बहुत देखता है। अब मैं क्या कहूँ, जो हमारे विद्यार्थी हैं अगर वो मोबाइल न देखें तो फिर हमारा संवाद उनसे हो ही नहीं पाएगा। तो ये नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के बीच में द्वंद्व चलता रहता है। तो पहला द्वंद्व आप देखिए, जो राज सत्ता के विरुद्ध खड़ी है, वह कहता है क्या हम लोग भेड़ बकरियां हैं जो चाहे जिसके हवाले कर दी जाएं? जिस सिंहासन को तुम डमाडोल कर रहे हो वह हमारे कंधों पर टिका है। अगर इस तरीके की बात अगर आप उद्योगपतियों से कहेंगे, और कई बार हम देखते हैं ना, चुनाव आता है तो जितने भी नेता इत्यादि हैं वो आते हैं, बोलते हैं कि मालिक कौन है? जनता। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो इन्हीं जनता को भूल जाते हैं। तो कई बार लोग स्वर उठाने लगते हैं कि हमने चुना है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। ये ऐसे ही नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आपको ये पता हो जाए कि कौन व्यक्ति किसके ऊपर निर्भर है, कई बार ये नहीं पता चलता है, जिसके ऊपर निर्भर है उसको यही लगता है कि हम इसके ऊपर निर्भर। ये जो संबंध है बड़ा ही एक दूसरे से क्लिष्ट रूप में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सवाल उठाता है जो कि राज सत्ता के विरुद्ध दिखाई पड़ता है। माथुर केवल प्रगतिशील चेतना के पक्षधर नहीं है, कला प्रयोग के भी समर्थक है। उनका कहना है हम एशियावासी कितने आधुनिक क्यों न हो जाएं, नाटक, गीत और नृत्य का मिला जुला स्वरूप हमारे स्वभाव और धरोहर का एक अंग ही बन गया है। उन्होंने कहा कि हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन जो हमारे स्वभाव और धरोहर, जो हमारे जो नाटक हैं, वो गीत और नृत्य का मिला जुला स्वरूप किससे है? वो हमारे स्वभाव और धरोहर के अंग से जुड़े हुए, भले कितना भी हम आधुनिक हो जाएं। मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर अभिनय के लिए तैयार किया गया कुंती सूर्य नृत्य नाट्य में विशु और धर्मपद की मां के प्रणय को भी प्रच्छन्न रूप से शामिल कर लेता है। एक विचित्र बात यह है कि इसमें एक भी नारी पात्र नहीं है, पर सारा नाट्य नारी की प्रणय चेतना की निर्झरणी से मुखर है। यह भी एक प्रयोग है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि सवाल पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा नाटक है जिसमें कोई नारी पात्र नहीं। वो नाटक आप अपने कॉपी पर नोट कर लिए। आगे चीजें कैसे बदलती हैं उसको देखते हैं। रेडियो के ध्वनि बिंबों की तरह नाटक का तीसरा अंक पूर्णतः ध्वनि बिंबों पर आधारित है। अभी कोणार्क की ही बात चल रही है। मूर्ति खंडन के समय पत्थर पर पड़ती चोट पर चोट, कुदाली का आघात, ध्वंस की क्रूरतम अंतिम आवाज और अनगूंज तथा तीखी रोशनी की व्यवस्था नाट्य की त्रासदी को घनीभूत कर देती है। यानी कि अक्सर हमने रेडियो पर, अब तो रेडियो का संबंध बहुत कम लोगों के साथ रहता है, लेकिन पहले जमाने में एक रात में 8 बजे कार्यक्रम आता था हवा महल, उसमें भी रेडियो नाट्य प्रस्तुत किए जाते थे जिसको रूपक या झलकी कहा जाता था। विविध भारती से आता था और अन्य आकाशवाणी केंद्रों से भी आता था। उसमें ध्वनि बिंबों का प्रयोग किया जाता था। जैसे जो भी श्रोता है वो कैसे समझेंगे कि बादल गरज रहा है, तो उसके लिए पूरा गड़गड़ाहट की आवाज निकाली जाती थी। या फिर आषाढ़ का एक दिन पढ़ेंगे तो उसमें जैसे घोड़े की जो चाप है, टक 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 ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो उन ध्वनियों को भी कैच करने की कोशिश जगदीश चंद्र माथुर ने अपने नाटकों में किया है। और इसे पूरा पता चलेगा कि ये बात जो भी श्रोता है या दर्शक है उनके पास पहुंच जाए, आराम से पहुंच जाए। रेडियो नाटक भी दिमाग से लिखे जाते हैं कि इसको प्रस्तुत करना हो। आगे हम बताएंगे कि कौन सा ऐसा नाटककार है जो रेडियो नाटक के लिए जाना जाता है। कोणार्क के बाद माथुर का जो दूसरा महत्वपूर्ण नाटक है वो है पहला राजा, जिसका प्रकाशन होता है 1969 ईस्वी में। इसके कथा सूत्रों को वेद, महाभारत, भागवत, विष्णु पुराण, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के मिथकों और ऐतिहासिक वृत्तों से ग्रहण किया गया है। इन सूत्रों को नाटक के रूप देने के लिए नाटककार ने बुद्धिसम्मत कल्पना का सहारा लिया है। इसका व्यापक फलक, अन्यापदेशिकता, दूरीकृत प्रभाव आदि ब्रेस्ट के एपिक थिएटर का स्मरण कराता है। सवाल पूछा जा सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर का वो कौन सा नाटक है जिस पर ब्रेस्ट के एपिक थिएटर का प्रभाव दिखाई पड़ता है? वो है पहला राजा। पृथु भारतीय परंपरा में पहला राजा माना जाता है। नाटककार पृथु की समस्याओं को नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ देता है। ये जगदीश चंद्र माथुर की कलात्मकता है कि वो बात कर रहे हैं
मिथकीय रूप में, ऐतिहासिक रूप में बहुत पहले की, लेकिन वर्तमान राजनीति से भी उसको जोड़ दे रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे पहला राजा को नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ा गया है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस नाटक को नेहरू युग का केंद्रीय विषय बनाया गया है, तो वो है आपका पहला राजा। जवाहरलाल नेहरू थे भी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। नेहरू के सामने स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण की समस्या थी। उन्हें नए प्रजातंत्र को व्यवस्थित करना था। यानी जवाहरलाल, आज का जो भारत है वो अलग ढंग का भारत है, नया भारत जिसको कहा जाता है। लेकिन नेहरू जब भारत की कमान संभालते हैं स्वतंत्रता के बाद, तो उनके सामने कई समस्याएं हैं। पुनर्निर्माण की समस्या है, आधुनिकीकरण की समस्या है, प्रजातंत्र को कैसे व्यवस्थित किया जाए, भाषा के दृष्टिकोण से, बोली के दृष्टिकोण से, क्षेत्र की दृष्टिकोण से बहुत उस समय अलग अलग स्वर उठ रहे थे, सबको समायोजित करके चलना था। चुनौती तो बड़ी थी एक तरीके से देखा जाए, और साथ में उत्पादन की समस्या सुलझानी थी, संविधान बनाना था, मंत्रिमंडल की चकचक से निपटना था। आज जैसे आप देखते हैं कि जिसके पास थोड़ा सा विधायक ज्यादा हो जाते हैं, सांसद ज्यादा हो जाते हैं, वो दबाव बनाने लगता है कि हमें ये पद चाहिए। उस जमाने में भी ऐसा ही था। पृथु की समस्या इनसे भिन्न नहीं है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू और पृथु का जो तुलना जगदीश चंद्र माथुर ने किया है, वो कहीं न कहीं सही ही किया है। पृथु को मालूम है कि प्रजातंत्र की सफलता प्रजा के सहयोग पर आधारित है। यानी जो जनता है वही असली प्रजातंत्र की मालिक है। वह कहता है असली धनुष की प्रत्यंचा तो जनपद के लोग हैं। जनपद यहाँ जिला नहीं, बल्कि जो प्रजा है उसके लिए कहा जा रहा है कि धनुष तभी सार्थक है जब उसमें प्रत्यंचा लगी। अगर उसको ही हटा देंगे तो धनुष किसी काम की नहीं है। जैसे पेन, आप लोग विद्यार्थी इसलिए वही उदाहरण मैं दूंगा। पेन का जो कवर होता है, जो ढकने वाला होता है, अगर वही हट जाए, जिसको कैप बोलते हैं, तो फिर पेन का कोई मतलब नहीं है, आप उसको एक तरीके से त्याग ही देते हैं। वैसे ही धनुष की प्रत्यंचा कौन है? वो प्रजा। मतलब यहाँ पर जोड़ा गया प्रजातंत्र की जो सफलता है वो प्रजा के सहयोग पर आधारित है। पर मंत्रिमंडल के बहुत से मंत्री राजा को प्रजा से अलग करने का षड्यंत्र करते हैं। सवर्णों का एक दल आर्यों को अनार्यों से अलगा देता है, पर पृथु धरती को उर्वरतर बनाने का प्रयास करता है। इस कर्म में अनार्य कवच का रचनात्मक सहयोग मिलता है, किंतु उसके व्यक्तित्व को और उदग्र तथा सौंदर्यपूर्ण बोध होना चाहिए था। यहाँ पर बच्चन सिंह ने थोड़ा सा इस नाटक में जो कमी है उसके तरफ भी संकेत किया है। लिखते हैं, अंतिम दिनों में नेहरू भीतरी बाहरी संघर्षों से अंतहीन ऊब का अनुभव कर रहे थे। और आप देखेंगे ये जो ऊब है, ये नई कविता की एक खास विशेषता है। यानी जो नेहरू का युग है, तो आप देख रहे हैं कि नई कविता से जुड़ा हुआ ही युग है। तो कैसे हमें अपने साहित्य, समाज और राजनीति को जोड़ कर देखना, तब आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और लगेगा कि नहीं, हिंदी विषय ऐसे आलतू फालतू विषय नहीं था। इसको पढ़ते हुए हमें अन्य विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए। अक्सर हमारे बीए और एमए के विद्यार्थी आते हैं, बहुत निराश हताश रहते हैं और बोलते हैं कि सर हिंदी पढ़कर क्या करेंगे, हम फला विषय लेना चाहते थे लेकिन मजबूरी में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि एमए के विद्यार्थियों का भी जब हम क्लास में इंट्रोडक्शन लेते हैं तो पूछते हैं कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो मजबूरी में हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। उसमें लगभग 90% विद्यार्थी इस बात को बोलते हैं कि सर हम पढ़ना चाहते थे कुछ और पढ़ रहे हैं कुछ और। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन वो क्लास करते हैं, उनका हृदय परिवर्तन होता है और फिर वो विषय में मन लगाने लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जीवन में कई बार ऊब भी आपकी एक प्रवृत्ति के रूप में दिखाई पड़ती है, किंतु यह ऊब पृथु को कर्म की ओर ही उन्मुख करती है। उस समय कविता कहानी पर अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। आपको ध्यान में रखना है कि नाटक पढ़ते हुए हम तमाम विषयों की तरफ चले जा रहे हैं। अस्तित्ववादी दर्शन, ठीक है, जिसके प्रवर्तक के तौर पर आपने नीत्शे, सार्थ इत्यादि का नाम सुना होगा। ये वही दर्शन उस जमाने में अस्तित्व का भी संकट दिखाई पड़ रहा था। कहानी के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में। आपने आगे के कई उपन्यासों को पढ़ा होगा, अपने अपने अजनबी और 1-2 उपन्यास और, ठीक है, तो वो है। उसकी एक झलक पहला राजा में भी मिलेगी। इसकी नाट्य संरचना अधिक जटिल है, अतः अपनी प्रभावान्विति में वह कोणार्क की तरह प्रगीतात्मक न होकर बौद्धिक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर के 2 नाटकों का विस्तार से मूल्यांकन बच्चन सिंह ने किया है, कोणार्क और पहला राजा। आगे लिखते हैं कि उनके 2 और नाटक हैं,
शारदिया और दशरथ नंदन। तो इन दोनों नाटकों को जरूर ध्यान में रखिए, कभी भी वन लाइनर में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो अगले नाटककार आते हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती। और ये कहने में गुरेज नहीं हो रहा है कि इनका 100 साल पूरा होने वाला है। आप आगे देखेंगे तमाम जगहों पर धर्मवीर भारती की जन्म शताब्दी मनाते हुए लोग दिखाई पड़े। इलाहाबाद में तो काफी इसका उत्साह भी रहेगा, क्योंकि धर्मवीर भारती ने बहुत कुछ वहां से लिया है। कौन भूल सकता है गुनाहों का देवता। तो धर्मवीर भारती का जो नाटक है अंधा युग, अब इसको हमने रेड से किया हुआ है। ये मुझे लग रहा था कि बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर इसमें ये दिया है, इसमें वो दिया है। कई जगहों पर इसका प्रकाशन 1954 दिया गया है और बच्चन सिंह ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1955 दिया है। अगर हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूल कृति के हिसाब से 1955 दिसंबर के आसपास में इसका प्रकाशन हुआ था 54 में, और इसी को हम ज्यादा मानेंगे। ठीक, 1954 कई परीक्षाओं में आता रहता है। हालांकि जो भी लेखक हैं अलग अलग ढंग से लिख देते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने कॉपी में इसको स्टार बना के रख लेना कि ये विवादित है। ऐसा नहीं कि मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, ये किताब में दिया गया। तो किताब के साथ छेड़छाड़ करना क्या है, एक अपराध की तरह ही माना जा सकता है। जो चीज है वही बताइए, लेकिन कहां पर कंफ्यूजन होता है इसको ध्यान रखिए। आप कुछ बहुत ही सीधे साधे बच्चे होंगे, वो बोलेंगे कि सर अगर दोनों आ जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों आ जाएगा तो इस पर आप क्लेम करेंगे, क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा। एक चीज आप ध्यान में रखिए, ठीक, इसलिए घबराना नहीं है। धर्मवीर भारती का अंधा युग उनकी समस्त कृतियों का शिखर है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कृति क्या होती है, पहचान उसकी बनाती है। आप देखेंगे कि जब अंधा युग 1954 में प्रकाशित हुआ तो लगभग 6 सालों तक 1960 तक इसको लोग हाथ नहीं लगाते थे, बोलते थे फालतू में लिखा गया। एक ये भी मिथक पर ही आधारित है, देख रहे हैं आप। लेकिन उस जमाने में जो दूसरा विश्व युद्ध है या फिर युद्ध की विभीषिका के माध्यम से जो जनता पर प्रभाव दिखाई पड़ता है, बहुत सारे दृष्टिकोणों को धर्मवीर भारती ने इसमें समावेशित किया। तो 6 वर्षों तक तो कोई इसको पढ़ ही नहीं रहा था, लेकिन सत्यदेव दुबे इत्यादि जो रंग निर्देशक थे उन्होंने इसका मंचन करना शुरू किया। तब ये धीरे धीरे लोगों को अपने से जोड़ा, और जो इसमें तमाम पात्र हैं, आज जब भी अंधा युग की बात की जाती है कोई इसे अछूता नहीं। एक छोटी सी घटना यहाँ पर हमने आपको बतलाया कि हो सकता है कि कोई नई रचना शुरुआत में लोगों को समझ में ना आए, बाद में उसकी प्रासंगिकता बढ़ती जाएगी और लोग उससे घुल मिल जाएंगे। ये बात हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुनिष्ठ संकलन मेरी पुस्तक के बारे में भी हो सकता है। आप लोग तन्मय होकर जरूर इसको मन से पढ़ेंगे, आपको आनंद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें क्या, हम अपने साहित्य से ही सीखते हैं। धर्मवीर भारती का जो अंधा युग है ये इनकी कृतियों का क्या है, शिखर है। यानी कि लिखने के लिए तो बहुत लिखा। धर्मवीर भारती के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अंडर 30 एज में ही सब कुछ लिख दिया। जब हम लोग नौकरियों के खोज में है तो धर्मवीर भारती ने नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, कहानी लिखा, आलोचना लिखा, निबंध लिखा, साथ में अनुवाद भी किया, बहुत कुछ किया इन्होंने। काफी टैलेंटेड कहा जा सकता है। अब अंधा युग की विषय वस्तु क्या है, इसमें महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की वह कथा ली गई। 18वें महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, उसके बाद युद्ध के बाद की स्थिति क्या है। जब तक युद्ध चलता रहा, लोग मतलब उस समय जनता को तो पता भी नहीं था कि युद्ध चल रहा है, बस आपस में ही चल रहा था कि हाँ भाई महाभारत की युद्ध हो रहा है। जैसे आजकल हम लोग टीवी इत्यादि पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, कैसे कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन उस जमाने में ये सब कुछ नहीं था। तो युद्ध के बाद की स्थिति क्या है, उसी की कथा ली गई, जिसमें प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु भी सम्मिलित है। आप देखेंगे कि कृष्ण की मृत्यु कहाँ हुई, प्रभास तीर्थ में। एक मजेदार आपको वाकया मैं बताता हूँ। एक इंटरव्यू में मैं गया हुआ था, और जब भी कृष्ण की बात आती है तो उसको हमसे जोड़ लिया जाता है। हमसे मतलब कास्ट से जोड़ लिया जाता है। हालांकि इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन इंटरव्यूअर कुछ होते हैं जो विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि आपका जन्म कैसे हो गया, कृष्ण तो मर चुके हैं। अब इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूं, हालांकि बहुत तरीके से बताने का प्रयास किया गया। तो ये उस मानसिकता को भी बतलाता है क्या, क्योंकि आप सभी हमारे परिवार के हैं, तो जो भी अनुभव हमारे पास रहा है आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु का भी उल्लेख किया गया वहीं पर, तो ये चीज ध्यान में रखिए। वस्तुतः यह नाटक युद्ध जन्य और अर्ध सत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरता, विवेक शून्यता आदि के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का उद्घाटन
करता है। ये जो युद्ध है अर्ध सत्य, इसमें वही है अश्वत्थामा इस चीज को लेकर काफी परेशान रहा जब युधिष्ठिर ने बोल दिया कि हाथी मरा या फिर मनुष्य मुझे नहीं पता है। उसी समय शंख, कुंठा, अंधी स्वार्थपरता, विवेक शून्यता। कहा जाता है कि जब आप पे संकट आने वाला होता है या फिर आप कुछ गलत काम करने जाते हैं तो पहले विवेक मर जाता है, इसके बाद कुछ होता है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति, उन सभी के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का उद्घाटन करता है। अंधों के माध्यम से यह ज्योति नाट्य है। ये सवाल आप यहाँ पर कथन जरूर ध्यान रखें। इसको बच्चन सिंह ने ज्योति नाट्य के रूप में देखा है। यह विचित्र युद्ध था, किसी की भी जय नहीं हुई, विजय केवल अंधेपन की हुई। अंधापन क्या एक स्वभाव है? कोई जरूरी नहीं है कि आप आंखों से ही अंधे हों, आप बहुत सारी चीजों से अंधे हो सकते हैं। शुभ और कोमल पराजित होते हैं। सभी युद्धों की यही परिणति है। इसमें ईश्वर की भी मृत्यु होती है, उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लेता है। ऐसा युद्ध जिसमें स्वयं जिसको ईश्वर के रूप में माना जाता हो वो भी नहीं बच पाया। इस गीति नाट्य की रचना के मूल प्रेरक हैं पाश्चात्य महायुद्ध और भारत पाक युद्ध और अस्तित्ववादी व्यक्तित्ववाद और सार्गीय दायित्व। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अंधा युग है इसको गीति नाट्य के रूप में माना गया क्योंकि इसमें गीतों का भी क्या है समावेशन है। और इसके प्रेरक के तौर पर देखा जाए तो बच्चन सिंह ने कई चीजों से इसको जोड़ा है। जैसे एक जोड़ दिया पाश्चात्य महायुद्ध जो विश्व युद्ध इत्यादि हुए थे, फिर भारत पाक से जोड़ दिया। जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान बीच बीच में कुछ न कुछ युद्ध इत्यादि छिटपुट घटनाएं करता रहता था। और साथ में जो दर्शन अस्तित्ववादी दर्शन जो नीत्शे, सार्थ इत्यादि का था। सार्गी दायित्व मतलब जो भी चिंतन मनन का दायित्व था, सोच विचार का था, बुद्धि का था, उन सभी का प्रयोग इस नाटक में दिखाई पड़ता है। युद्ध में मर्यादा टूटी, स्वार्थार्थ अंध व्यक्तिवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, न्याय की ओर से लड़ने वाले युयुत्सु ने आत्महत्या की, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। क्या क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है युद्ध के बाद कि मर्यादा टूट गई। ठीक है, स्वार्थ में अंधा व्यक्तित्ववाद जो था वो अपने चरम पर पहुंच गया। जो युयुत्सु था वो न्याय की तरफ से लड़ रहा था, वो मान रहा था कि धर्म युद्ध है, मैं न्याय की तरफ से लड़ूंगा। जबकि आप जानते हैं कि युयुत्सु पांडव नहीं था, कौरव के साइड का था। और इससे आहत होकर वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और जो अश्वत्थामा है वो भी ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। तो देख रहे हैं कि अंधा युग में युयुत्सु और अश्वत्थामा का कैरेक्टर बहुत उभर कर सामने आता है। इस नाटक का अंतर्विरोध यह है कि इसमें एक और धृतराष्ट्र के माध्यम से वैयक्तिकता का विकृत रूप प्रस्तुत किया गया है और दूसरी ओर उसे दायित्व से जोड़कर नए मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अंधा युग नाटक आपने पढ़ा होगा तो सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। युयुत्सु की क्या भूमिका रही, अश्वत्थामा की क्या रही, धृतराष्ट्र की क्या रही। धृतराष्ट्र के बारे में बताया जा रहा है कि वैयक्तिकता का विकृत रूप उसके चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, दूसरी तरफ नए मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित भी किया जाता है। धृतराष्ट्र का एक कथन है, आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिकताओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। ये कथन खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, 5 अंकों का अंधा युग नाटक है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के बहाने आपको ये कथन जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मुझे जब मैं भी खुद प्रतियोगी विद्यार्थी था तो 1-2 बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है। आज मुझे भान हुआ, ये ज्ञात हुआ मेरी वैयक्तिकताओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, लेकिन उसके बाहर भी क्या है, सत्य है। अगर कभी आप लोगों को पढ़ाते हुए हमसे भी कुछ अतिशयोक्ति हो गई हो तो उसको ये मानकर चलिए कि मेरी भी सीमा है, हमें भी कंट्रोल में रहना चाहिए। सबकी वैयक्तिकताओं की एक सीमा है, उसके बाहर भी क्या है, सत्य है। क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, एज ए शिक्षक के रूप में है, तो चीजों को बताते हुए कई जगहों से जोड़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा समय मिल जाता है, समय लग जाता है और आपको लगता है कि क्या उबाऊपन हो रहा है। इस सत्य से मैं परिचित हूं, लेकिन क्या करें, समझाना पड़ता है और जल्दी जल्दी अगर पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। धृतराष्ट्र का एक कथन जरूर ध्यान में रखिए। जब हम आपको स्पेस दे रहे थे, मौका दे रहे थे, यहाँ पर रुके हुए थे, तो आप तब तक अपने दिमाग में बैठा लेते, आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिकताओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। यह कथन किसका है, धृतराष्ट्र का।
व्यक्ति स्वातंत्र के संबंध में धर्मवीर भारती का विचार है। पाश्चात्य व्यक्तित्ववादी चिंतकों की भाषा में यह व्यक्तिगता मूल्यों के ग्रहण और विकास की दिशा में स्वसंचालित गति है, जिसमें स्वातंत्र्य और दायित्व का आंतरिक विकासोन्मुख समन्वय रहता है। मतलब धर्मवीर भारती ने भूमिका में ही इस चीज को रखा हुआ है कि पाश्चात्य व्यक्तित्ववादी चिंतकों की भाषा में यह व्यक्तिगता मूल्यों को के ग्रहण और विकास की दिशा में स्वचालित गति है, अपने से चलने वाली गति है, जिसमें स्वातंत्र और दायित्व का आंतरिक विकासोन्मुख समन्वय रहता है। थोड़ी सी यहाँ पर क्लिष्ट भाषा शैली है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बच्चन सिंह लिखते हैं कि तब प्रश्न उठता है कि स्व संचालित होने के कारण क्या व्यक्तिगता अतिरेकवादी नहीं हो जाएगी? क्या यह ऐसा उपग्रह है जिसमें स्वातंत्र और दायित्व के खंड अपने आप संयुक्त हो उठेंगे? सामाजिक विवेक के अभाव में स्वातंत्र धृतराष्ट्र या फांसीवाद में बदल जाएगा? कहना न होगा कि नए दायित्व बोध को अनपेक्षित ढंग से दूर तक खींचा गया है। इस दोष के बावजूद अंधा युग समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाता है। यानी तमाम प्रश्नों के बीच जो अंधा युग है वो अपनी समकालीन समस्याओं को उठाने का प्रयास करता है। और देखने में आता है कि अंधा युग आज भी प्रासंगिक है। जब भी युद्धों की बात की जाती है, बहुत दोनों तरफ के पक्षों हमें एक उत्साह रहता है कि कब युद्ध होगा, कब युद्ध होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि युद्ध के बाद की जो स्थिति होती है उसका जिक्र अंधा युग में पूरा किया गया, पूरा विस्तार से किया गया। भारती ने इसमें कई प्रकार के नाट्य तत्वों का प्रयोग किया है। कोरस तो इसका प्राण है। अपनी धीमी संतुलित लय में गायक युद्धजन्य विकृतियों, चरित्रों और मनोदशाओं को हल्के दार्शनिक रंग में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जिससे हम प्रगति और प्रयोग की बात कर रहे थे ऊपर में, उसका प्रभाव अंधा युग में दिखाई पड़ता है। इसमें देख रहे हैं कि कोरस गान जो है, बीच बीच में गायन है ना, कथा गायन और शीर्षक नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो वो इसका क्या है, प्राण है। और जब ये नाटक आप देखेंगे ना, यूट्यूब पर भी देखेंगे। और मुझे याद आता है कि जब हम जेएनयू के विद्यार्थी हुआ करते थे तो एक बार ताल कटोरा में एक स्टेडियम है, वहां पर इस नाटक का मंचन हुआ। गीति नाट्यों की सफलता बहुत कुछ टोन के उतार चढ़ाव, लघुता, दीर्घता पर निर्भर करती है। इसी से विभिन्न चरित्रों की स्थितियों, क्रिया व्यापारों, द्वंदात्मक मानसिकताओं का अभिलेख तैयार होता है और इसी से नाटक अभिनीत भी होता है। एक आहट से धृतराष्ट्र का स्वर वैसे ही तीव्र हो उठता है जैसे एक विशिष्ट ताल पर पांव बंधे घुंघरू सहसा झंकृत हो उठे। आपने पांव में बंधे हुए घुंघरू सुना होगा, छन छन की जो आवाज आती है, ये अलग ही एक तीव्रता होती है। अश्वत्थामा गहन मानसिक द्वंद्व और विभिन्न लयों में उभरता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखा, खासतौर से युयुत्स, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र की क्या मन स्थिति है, और भी तमाम पात्र। आगे नाटक का विकास होता है जिसमें नाम आता है दुष्यंत कुमार का। दुष्यंत कुमार को अक्सर हम गजलकार के रूप में जानते हैं। इनका वास्तविक नाम भी कई बार पूछा जाता है। आप लोग जरूर होमवर्क के तौर पर कमेंट कीजिए कि दुष्यंत कुमार का वास्तविक नाम क्या है। इन्होंने गीति नाट्य लिखा जिसका नाम है एक कंठ विषपाई, की विषय वस्तु युद्ध विरोधी है। जैसे अंधा युग है, उसी तरीके से एक कंठ विषपाई भी युद्ध विरोधी गीति नाट्य है। इसके साथ ही जर्जर परंपरा और रूढ़ियों के शव से चिपटे और उससे मुक्त होने का अंकन भी शिव सती कथा के माध्यम से किया गया है, किंतु युद्ध का रुकना विश्वसनीय नहीं बन सका है। तमाम रचनाएं लिखी गई लेकिन उनका मतलब ही नहीं, क्योंकि जो देश है वो साहित्य से नहीं चलता है, वो राजनीति से चलता है। इसलिए ये सारी चीजें हमेशा संभावित रहती हैं कि युद्ध कभी भी किसी से हो सकता है। अगले जो नाटककार हैं उनका नाम है अज्ञेय। अज्ञेय का जब भी नाम आता है आपके दिमाग में प्रयोगवाद, सप्तक की भूमिका और तमाम चीजें आती हैं। संयोग से अज्ञेय पर हमने रिसर्च भी किया है, पीएचडी भी किया है। तो इन्होंने हर विधाओं में काम करने का प्रयास किया, आलोचना में भी काम किया। यहाँ पर इनका एक गीति नाट्य जिसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी, जो कि जापान नोह के आधार पर लिखा गया है। अक्सर आप देखेंगे कि अज्ञेय की कुछ रचनाएं, जो कि अज्ञेय चूंकि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, ये भी कई देशों की यात्राएं कर चुके थे। जापान तो इनका लगता था कि आना जाना उस समय बहुत लगा रहता था। इनकी जो एक रचना है असाध्य पीड़ा, उसमें भी आप देखेंगे कि एक विदेशी का ही प्रभाव दिखाई पड़ता है।
तो उत्तर प्रदर्शी भी कुछ उसी तरीके का गीति नाट्य है। किससे इसका संबंध है? जापान से। सिद्धनाथ नाम के एक नाटककार हैं जो कि अपेक्षाकृत बहुत कम इनको लोग जानते हैं। इनका नाटक है सृष्टि की सांझ और अन्य नाटक में कई लघु लघु गीति नाट्य संग्रहित है। तो सिद्धनाथ ऐसा लग रहा है कि इनके घर में कोई साहित्य पढ़ने वाला व्यक्ति था और उसने आदिकाल की एक प्रवृत्ति पर आधारित इनका नाम ही रख दिया सिद्धनाथ। ठीक, तो इनकी सृष्टि की सांझ नाम से नाटकों का एक संकलन है। छोटे छोटे नाटक हैं, गीति नाट्य हैं, बल्कि कम पूछा जाता है, दिन खराब हो तो कभी कभी आ सकता है। अब अगले जो नाटककार हैं वो काफी फेमस रहे हैं और इनसे प्राय सवाल पूछा जाता है। उनका नाम है मोहन राकेश। मोहन राकेश मुख्यतः प्रयोगशील नाटककार है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, पर वैयक्तिक और सामाजिक समस्याओं पर भी उनकी दृष्टि बराबर केंद्रित रही है। प्रगतिशील नाटककार नहीं है, कैसे है? प्रयोगशील नाटककार। फिर भी वैयक्तिक मतलब निजी व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित और सामाजिक समस्याओं पर भी इनकी दृष्टि बराबर केंद्रित रहती है। वह प्रसाद की परंपरा का नया प्रवर्तन लेकर आए। ऐतिहासिक दृष्टि से स्वच्छंदतावाद काल में जो स्थान प्रसाद का है, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल में वही स्थान राकेश का है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर बच्चन सिंह कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए कि मोहन राकेश की तुलना वो जयशंकर प्रसाद से कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जब जयशंकर प्रसाद स्वच्छंदतावाद काल में नाटक लिख रहे थे, जो स्थान उनका वही था, वही आगे चलकर उत्तर स्वच्छंदतावाद में मोहन राकेश का दिखाई पड़ता। दो कालखंडों की तुलना यहाँ पर की गई। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास की सुरक्षा पर पूरा ध्यान है, पर राकेश ने इतिहास का नाम मात्र सहारा लिया। दोनों में अंतर क्या है कि प्रसाद पूरा इतिहास को आधार बनाते हैं, लेकिन राकेश नाम मात्र का सहारा लेते हैं। यहाँ इतिहास मिथक बन गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि क्या मोहन राकेश ने ये अचानक मिथक का प्रयोग किया या फिर इसकी एक परंपरा उनके पहले शुरू हो चुकी थी। हमने ऊपर बतलाया, चाहे अंधा युग हो, चाहे तमाम ऊपर के नाटककारों के बारे में बतलाया था, जगदीश चंद्र माथुर का नाम लिया था, वो ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इनकी परंपरा चल रही थी, इतिहास की अपेक्षा मिथकों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। अतः इतिहास की कड़ियां मिलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। युगानुरूप राकेश की समस्याएं भी भिन्न है। नाटकीयता की दृष्टि से राकेश प्रसाद को काफी पीछे छोड़ देते हैं। वैयक्तिकता के समावेश के कारण राकेश के नाटकों में मोहन तत्व आ गया है। मोहन मतलब मनमोहन, अपने तरफ आकर्षित करने वाला मोहन। मोहन राकेश के कौन कौन से नाटक रहे हैं? खासतौर से 2-3 नाटक उनके काफी फेमस हैं, जिसमें आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, मिथकीय नाटक तथा आधे अधूरे सामाजिक और समस्या मूलक। यानी कि आप देख रहे हैं कि मोहन राकेश अपनी परंपरा से ही दोनों प्रवृत्तियों को लिए हुए। समस्या मूलक नाटक कौन लिख रहा था? लक्ष्मी नारायण मिश्र लिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं इन तीनों को आप जरूर ध्यान में रखिए। और तीनों की विषय वस्तु क्या रही है? कुछ इसमें मिथकीय नाटक है। सवाल पूछा जा सकता है कि आषाढ़ का एक दिन किस प्रकार का नाटक है? मिथकीय। लहरों के राजहंस या फिर आधे अधूरे आप देख रहे हैं कि सामाजिक और समस्या मूलक है। आगे एक एक नाटक का मूल्यांकन बच्चन सिंह ने किया है। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। ये किसका कथन है? बच्चन सिंह का। आषाढ़ का एक दिन जो है वो राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र। जब तक आप स्वतंत्र रूप में रहते हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं अगर सृजनात्मक रूप में देखा जाए तो। लेकिन जैसे ही आपको राज्य संरक्षण मिल जाता है, आप उस राजा के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। ये होता है अंतर। व्यक्ति की स्वतंत्रता अलग होती है। ये तो चीजों को आप ध्यान रखिए, कैसे व्यक्ति, एक ही व्यक्ति कैसे बदल जाता है। भक्ति काल के कवियों को छोड़कर कवि प्रायः राजाश्रय में पलते रहे हैं, किंतु व्यक्ति स्वातंत्र और राजाश्रय के द्वंद्व की चेतना आधुनिक है। याद दिला रहे हैं बच्चन सिंह कि अगर हम भक्ति काल के कवियों को देखें तो उसमें कवियों को छोड़कर भक्ति काल के कवि तो स्वतंत्र रूप में थे। उसमें तो कुछ लोगों ने कहा कि संतन को कहां सीकरी, आवाज जात पर नैया टूट गई, बिसर गए हरिनाम। भक्ति काल के जितने भी कवि थे, खासतौर से जो निर्गुण धारा वाले थे, अब वो बड़े ही मतलब मैं क्या कहूं, व्यक्ति स्वातंत्र के समर्थक थे। लेकिन वही रीति काल में जितने भी थे वो सब राजा के आश्रय में जाने का प्रयास कर रहे थे। इस चेतना के बावजूद आज का साहित्यकार एक और व्यवस्था विरोधी तेवर लेकर चलता है, तो दूसरी ओर व्यवस्था का
तौक भी पहनता है। बड़ी द्वंदात्मक स्थिति है। जो आज का साहित्यकार है वो समय के अनुसार व्यवस्था का विरोध भी करता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो उसके तरफ झुक भी जाता है। इसको बोला जाता है दल बदलू टाइप का। कालिदास कहता है, अब यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन का एक तथ्य यहाँ पर उठाते हैं बच्चन सिंह। कालिदास कहता है, मैं अनुभव करता हूं कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूं। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और मेघ है, यहाँ की हरितिमा है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालक हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। इतनी बड़ी बात यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन का जो पात्र है कालिदास लिखता है, कहता है कि मैं अनुभव करता हूं कि जो ग्राम प्रांत है ये मेरी वास्तविक भूमि है, कई सूत्रों से जुड़ा हुआ है। तमाम सूत्रों के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। वैसे आप लोगों ने आषाढ़ का एक दिन पढ़ा होगा, ये भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो आपको याद आ गया होगा कि जी सर बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। ये बात कालिदास ने कहा है, ध्यान में रखिए। उसका दावा है कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं, कोई हमें खरीद नहीं सकता है, ठीक है। कृत मतलब दास, राजकीय मुद्राओं से दास होने के लिए नहीं हूं, मतलब कृत होने के लिए नहीं हूं। और आषाढ़ के एक दिन के लिए कहा जाता है, या फिर मोहन राकेश के नाटकों के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो भाषा शैली है उसमें बहुत कसावट है। एक एक शब्द आप देखेंगे नाटकों में 3-3 बिंदु का प्रयोग वो खूब करते हैं। राजकीय मुद्राएं उसे खरीद लेती हैं। राजपुरुष के रूप में वह गांव लौटता है, पर मल्लिका की आंखों से बिधने के डर से उसे मिले बिना ही लौट जाता है। इसके पीछे राजाश्रय के छूट जाने का भय है। राजाश्रय धीरे धीरे उसकी सृजनात्मकता सोख लेता है। प्रिय विद्यार्थियों, कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि अगर किसी का संरक्षण आपको मिलता है और आप उसके अनुसार चलते हैं तो आप अपनी सृजनात्मकता को खो देते हैं। सृजनात्मकता को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? व्यक्ति स्वातंत्र। कालिदास के साथ भी यही सब होता है। जब वो गांव में रहता है तो अलग रहता है, जब वो शहर में चला जाता है, राजाश्रय में चला जाता है, तो उसकी स्थिति अलग हो जाती है। कालिदास गांव लौटता है। विलोम की परिणीता होकर मल्लिका एक बच्चे की मां बन चुकी है, पर कालिदास के प्रति वह उसी प्रकार स्नेहमयी और आस्थावान है। मल्लिका का भी आप कैरेक्टर देखेंगे तो बड़ा अजीब ढंग का है, बड़ा अब है क्लिष्ट टाइप का है, द्वंद से पूरा भरा हुआ है। कालिदास उसको छोड़कर चला जाता है। विलोम से शादी हो जाती है मल्लिका की, वो मम्मी भी बन चुकी है। लेकिन कालिदास के प्रति कई बार लोग हंसी मजाक में, हमारे क्लासमेट या ये सब बोला करते थे कि पुराना प्रेम बहुत खतरनाक होता है, जब वो वापस आता है तो तहस नहस एकदम। मतलब पुराना प्रेम कहा जाता है कि वही वास्तविक होता है। कुछ ऐसा है, जिन लोगों ने प्रेम किया होगा आप वो सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, बाकी चीजें छोड़ दी जा रही। किंतु रोमांटिक कालिदास का सब कुछ टूट जाता है, जबकि मल्लिका टूट कर भी नहीं टूटती। अपनी इसी आस्था के कारण मल्लिका महिमामयी और कालिदास दुर्बल, ऋणहीन और बौना हो जाता है। अपने देश के इस महान सांस्कृतिक महापुरुष को राकेश ने अजनबी बना दिया है, वह पहचान में भी नहीं आता। सारा नाटक विरोधी चरित्रों से बुना हुआ है। ये पूरा नाटक पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन तो उसमें लगेगा कि एक दूसरे से विरोधी है। कौन कौन एक दूसरे से विरोधी है? मल्लिका और अंबिका एक दूसरे के विरोधी है। मल्लिका क्या है? हृदय से सोचती है, वो क्या है? भावना परक है। दूसरी यथार्थ परक है। अंबिका जो है वो रियलिस्टिक है, और मल्लिका जो है, क्योंकि उसकी उम्र भी है इस टाइप से, अंबिका के पास अनुभव है और मल्लिका भी कम उम्र की है, वो प्रेम इत्यादि में ज्यादा विश्वास करती है। तो यहाँ पर बताया गया कि कैसे एक दूसरे के विरोधी है। इसको ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर मैं चर्चा कर रहा हूं। कालिदास और विलोम भी एक दूसरे के विरोधी हैं। कालिदास विलोम एक दूसरे को नहीं पचा पाते हैं, ठीक है। रकीब के रूप में देखते हैं एक दूसरे को, अपने विरोधी के रूप में, क्योंकि दोनों एक ही स्त्री से प्रेम करते हैं। यहाँ पर त्रिकोण प्रेम के बारे में भी आप देख सकते हैं। आपने अपने कक्षाओं में, विश्वविद्यालय जीवनों में, महाविद्यालय जीवनों में आपने देखा होगा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मारधाड़ किस चीज को लेकर होती है। ऐसी मारधाड़ ज्यादातर महाविद्यालयों में होती है, विश्वविद्यालयों में भी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिए। मैं तो कई बार खो जाता हूँ अपने बीएचयू के दिनों में, हालांकि हमारा कोएड एग्जाम नहीं था उस जमाने में, अब तो हो भी गया है, ठीक है ना। तो कालिदास और विलोम एक दूसरे के विरोधी हैं। एक भावनामय, दूसरा यथार्थपरक। यहाँ पर भी है, कालिदास भावना से जुड़ा हुआ है, विलोम यथार्थ से जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि ये विभाजित व्यक्तित्व के अलग अलग रूप है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप ही के अंदर आपको कई रूप दिखाई पड़ता है। कई बार आप
बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, कई बार आप बहुत ही रियलिस्टिक हो जाते हैं। दोनों चीजें एक ही व्यक्ति के दोनों सिक्के के पहलू हैं। एक तरीके से देखा जाए तो विभाजित व्यक्तित्व के अलग अलग रूप हैं। कालिदास का व्यक्तित्व विभाजित है, कालिदास और विलोम में। सवाल भी पूछा जाता है, क्या कालिदास ये विलोम है, क्या इसका विलोम है, क्या है? इसे भी सवाल आता है, रिटन लिखित परीक्षाओं में आता रहता है, सिद्ध करना पड़ता है। मोहन राकेश ने स्वयं कहा है, पराजित टूटा हुआ व्यक्ति कालिदास नहीं, अपने में संयोजित विलोम है। मतलब कि मोहन राकेश ने भूमिका में इस तरीके से बात कह दी है कि कंफ्यूजन तैयार होने लगता है कि क्या शक्तिमान ही गंगाधर है या गंगाधर ही शक्तिमान है, क्या कालिदास ही विलोम है या फिर विलोम ही कालिदास। इस टाइप से भी यहाँ पर क्वेश्चन उठने लगते हैं। मल्लिका और अंबिका भी एक ही व्यक्तित्व के विभाजित अंग है। टूटन यथार्थ में भी है और रोमांस में भी है। रोमांस में भी टूटन होती है, लोग टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने अपने दोस्तों को कभी न कभी देखा ही होगा। संभवतः राकेश इन दोनों में ही समायोजन के आकांक्षी थे, किंतु किसी गहन अर्थवत्ता के अभाव में यह संभव नहीं। यह बिंब धर्मी प्रगीतात्मक नाटक है। जो आषाढ़ का एक दिन है वो बिंब धर्मी प्रगीतात्मक नाटक है। इसमें मुख्य बिंब मेघ का है। आषाढ़ का एक दिन बारिश होती है, इसमें मुख्य बिंब क्या है? बादल। आरंभ में बरसात की झड़ी में तनमन से भीगती मल्लिका कालिदास से जुड़ जाती है, फिर मेघ उज्जैनी चले जाते हैं। मल्लिका अपने गीले कपड़े सुखाती है, अंत में अपने गर्जन तर्जन लेकर मेघ पुनः लौटते हैं, पर वे कुछ भिगो नहीं पाते। वे स्मृतियों के प्रतीक बन जाते हैं और सारा नाटक एक त्रासदी में बदल जाता है। पूरा नाटक पढ़ेंगे तो आपके रोमे खड़े हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएंगे। तो ये तो पूरा आषाढ़ का एक दिन था। अगला उनका नाटक है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस आधुनिक मनुष्य के गहन अंतर्द्वंद का नाटक। जो आधुनिक मनुष्य है उसके अंदर जो अंतर्द्वंद है उसका एक प्रतिनिधि करने वाला नाटक है, प्रतिनिधित्व कह सकते हैं उसको। आषाढ़ का एक दिन में रोमांस यथार्थ का अंतर्द्वंद था, तो लहरों के राजहंस में राग विराग का। ये कथन है बच्चन सिंह का। वो लिखते हैं कि जो आषाढ़ का एक दिन है, अगर ये रोमांस और यथार्थ का अंतर्द्वंद है तो लहरों के राजहंस में राग और विराग का। राग विराग का अंतर्द्वंद मानवीय जीवन की एक शाश्वत परंपरा है। पहले राग विराग में बदल जाता था, किंतु अब कोई भी किसी में बदलता नहीं, उनका द्वंद चलता रहता है। नंद का द्वंद यही है। अब आप देख रहे हैं कि लहरों के राजहंस का जो पात्र है नंद, उसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। विरोधात्मक की जो तकनीक आषाढ़ का एक दिन में अपनाई गई थी वह यहाँ भी है। बुद्ध और यशोधरा, बरक्स, नंद और सुंदरी, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पात्र हैं, ठीक है ना। इन पात्रों को जरूर ध्यान में रखिए। लहरों के राजहंस, इसका प्रेरणा स्रोत अश्वघोष का सौंदर्य नंद है। नंद की आसक्ति, सुंदरी का रूप, दर्प, नंद की दीक्षा, केश कर्तन आदि वहीं से लिए गए। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस का आधार कहां से लिया है, तो ये ग्रंथ का नाम हमने बतला दिया है। लहरों के राजहंस शीर्षक में सौंदर्य नंद के एक श्लोक से उठाया गया है। सौंदर्य नंद में नंद बुद्ध से दीक्षित हो जाता है। एक कोटि से दूसरी निर्दिष्ट कोटि में चले जाना पुरानी पद्धति थी, किंतु राकेश का नंद तो एक भटकाव में, ययौनतस्थौ में जीता है। इस भटकाव से मुक्ति पाने के लिए वह एक किरण की तलाश में है। नंद के आकर्षण के दो बिंदु हैं, सुंदरी यानी काम और बुद्ध यानी आध्यात्म। एक तरफ तो उसने बुद्ध से शिक्षा ली, दूसरी तरफ उसका झुकाव किसके तरफ है? सुंदरी के तरफ। नंद इन दोनों के बीच भटकता रहता है। सुंदरी के प्रति उसका आकर्षण आध्यात्मिक आकर्षण भी होता है। सुंदरी सोचती है काश वह किंचित दुर्विनीत होता। जिस दिन यशोधरा भिक्षुणी बनने जा रही थी उसके एक दिन पूर्व सुंदरी कामोत्सव का आयोजन करती है। यह भी सौंदर्य दर्प का ही लक्षण है। मैत्रेय को छोड़कर इसमें कोई नहीं आता। सुंदरी आहत होती है। नंद सुंदरी का श्रृंगार कर रहा था कि उसी समय गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने आए, किंतु वापस लौट गए। अपराध बोध से ग्रस्त नंद क्षमा मांगने गौतम के पास जाता है, पर लौटता है मुंडित मस्तक होकर। मुंडित मतलब मुंडन हो जाता है। सुंदरी का रूप दर्प खंडित हो जाता है, लेकिन नंद न भिक्षु बन पाता है न गृहस्थ। ये देखिए कैसे टर्निंग पॉइंट हो रहा है। कई बार लोग जिनको बोलते हैं टकलू, उससे लोग जिनका बाल झड़ जाता है वो बेचारे परेशान रहते हैं कि पता नहीं मुझे कोई पसंद करेगा कि नहीं करेगा। अक्सर मैंने विद्यार्थियों को देखा है 24 घंटे में 5-6 घंटे तो दर्पण के सामने अपना वो बाल देखते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि उनका बाल टूट रहा है, गिर रहा है।
बहुतों के सामने ही है। दोनों के बीच त्रिशंकु की तरह लटकता रहता है कौन? नंद। उसके पास बहुत से प्रश्न हैं जिसका उत्तर नहीं मिलता। आनंद ने ठीक ही कहा था, जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वह मैं नहीं हूं। उत्तर तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है और उस व्यक्ति का नाम नंद है। नंद के भटकाव, प्रशांकुलता, सुंदरी के दर्द आदि को अनेक प्रतीकों में व्यक्त किया गया है। श्यामांग, दर्पण, दीपाधार, मृत हरिण शावक, मदनोत्सव, व्याघ्र युद्ध आदि प्रतीकों द्वारा मानसिक अंतर्द्वंदों और टूटन को कुशलता पूर्वक व्यक्त किया गया है। मानसिक धरातल पर अधिक संचरण करने से इसमें मौलिक धरातल छूट जाता है। इस तरीके से बच्चन सिंह पूरा इस नाटक का मूल्यांकन कर रहे हैं। अगला जो नाटक है आधे अधूरे, शब्द से ही पता चल रहा है कुछ इसमें इनकम्प्लीट होने की बात कही जा रही है, अपूर्ण अधूरे की बात की जा रही है। यह एक विवादास्पद नाटक है। विवाद का मुख्य मुद्दा नाट्य प्रयोग है। मोहन राकेश ने इसमें नाट्य प्रयोग किया है। कुछ लोग इस प्रयोग को सार्थक और कुछ लोग चमत्कारिक मानते हैं। जहां तक कथा का संबंध है, कुछ लोगों की दृष्टि में वह समकालीन जीवन को यथार्थ स्तर पर उजागर करता है और कुछ लोगों की दृष्टि में उसमें जीवन की गहरी समस्याएं नहीं ली गई हैं। ये दोनों मत आधे भी हैं, अधूरे भी। तो मतों का उल्लेख यहाँ पर बच्चन सिंह कर रहे हैं, पर सत्य का अंश दोनों में है। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने नवीन नाट्य प्रयोग के कारण ही यह लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सका। कई बार जो प्रयोग होते हैं लोगों को समझ में नहीं आते हैं कि क्या है, बाद में धीरे 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 समझ में आते हैं। उत्तर स्वच्छंदतावादी साहित्य में न जीवन की पूर्णता मिलेगी और न विधान की। इसके पहले के साहित्य में जीवन की भी पूर्णता होती थी और रचना विधान की भी। पर अब कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक का अंत खुलेपन में होता है, क्योंकि किसी वस्तु या समस्या का अंतिम समाधान नहीं होता। नर में नारायण की कल्पना करने का समय बीत चुका है। आदमी आधा अधूरा रहने के लिए अभिशप्त है। यदि व्यक्ति इस अधूरेपन को पूर्णता में बदलना चाहता है तो उसकी जिंदगी और भी गहरे अर्थ में अभिशापित हो जाती है, पर वह अपनी निजता की तलाश कर सकता है। किंतु इस नाटक के पात्रों की निजता एक विशिष्ट महानगरी परिवेश में खो गई है। निजता के लोभ का एक कारण आर्थिक भी है। ये नाटक तत्कालीन समय बतला के बारे में पूरा हम सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है और इसके केंद्र में क्या है? आर्थिक। इस मध्यवर्गीय, ये नाटक जो है मध्यवर्गीय परिवार पर आधारित है। इसकी केंद्रीय पात्र है सावित्री, जो किसी पूर्ण पुरुष को पाकर अपने अधूरेपन को भरना चाहती। इस खोज में है कि कौन उसको पूर्ण पुरुष मिलता हो और एक निष्कर्ष पे पहुंचती है कि सभी आदमी एक जैसे ही होते हैं, कोई पूर्ण नहीं है। पति उसकी कमाई खाता है। उसके विषय में सावित्री कहती है, आदमी होने के लिए क्या यह जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो? वह खुद एक आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। सावित्री लग रहा है कि आज की जिस तरीके से महिलाएं हैं उस टाइप से सोचती है कि आदमी होने के लिए क्या यह जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा हो, अपनी एक शख्सियत हो, अपनी एक पहचान हो? कब तक हमारी कमाई को खाता रहेगा? पुरुष 1, 2, 3, 4 सभी एक ही नौका के सवार हैं। मुखौटे अलग अलग पर चेहरा एक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने पुरुषों की बात की गई है? कुल 4 पुरुषों की बात की गई है। और प्रयोग के तौर पर मोहन राकेश ने पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 इस तरीके से उल्लेख किया है नाटक में। और भूमिका में बतलाया भी कौन किसकी भूमिका में है, नाम भी उनका महेंद्र एक नाम है, एक जुनेजा इस तरीके से नाम है। सावित्री अपनी पूर्णता के लिए सभी से संपर्क स्थापित कर चुकी है, किंतु सभी आधे अधूरे। एक तरीके से प्रयोग है कि स्त्री क्या कभी संतुष्ट हो सकती है? सावित्री के माध्यम से नाटककार इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नहीं, कितना भी आप करेंगे कुछ न कुछ उसमें गलती निकल ही जाएगी। पुरुष 4 सावित्री के भ्रम को तोड़ते हुए कहता है, महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी होता, तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कि कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना, वह उतना कुछ कभी तुम्हें एक जगह न मिल पाता। आप एक दिन एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था, एक कोई है जो कि नौकरी में है और वो शादी ढूंढ रहे थे और उनका डिमांड था कि लड़की किस टाइप की हो, अलग अलग। अगर 3-4 अभिनेत्रियों को काट काट कर अगर रखा जाए तब उनके प्रतिमान को पूरा किया जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि कोई चीज पूर्ण नहीं है, कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ चीजें हैं। चीजें आप लोग समझ रहे होंगे और इन चीजों को जो नाटककार है काफी
गंभीरता से उठाने का प्रयास किया है। मनुष्य होता है कि क्या पुरुष चार दूसरे पुरुषों से भिन्न नहीं है? यदि है तो एक ही चेहरे वाले 5 पुरुषों की रंग युक्ति बहुत सार्थक नहीं प्रतीत होती। उस समय प्रामाणिक जिंदगी जीने और चुनाव की स्वतंत्रता के अस्तित्ववादी प्रश्न उठ खड़े हुए थे। इनकी प्रतिध्वनियां तीनों नाटकों में सुनाई पड़ती हैं, चाहे वो आषाढ़ वाला देखे, लहरों वाला देखे या फिर आधी अधूरी देखे। इस नाटक में पुरुष चार कहता है, पुरुष चार का ज्यादातर आप कथन देख रहे हैं कि इसमें नोट किए गए। क्या कहता है? फिर भी तुम्हें लगता रहा कि तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन क्या सचमुच कोई चुनाव नजर आया तुम्हें? चुनाव का नजर न आना परिस्थितियों में बंद होना। आरंभ में ही पुरुष कहता है, परिस्थितियां बदल जाती तो भी मैं यही रहता। इसके आगे तो नो एग्जिट का पट्टा लगा हुआ। पत्नी बाहर जाने का प्रयास करने पर भी बाहर नहीं जा पाती, घर में लौटने को विवश है। बड़ी लड़की ससुराल से इसी घर में लौटती है। लड़के लड़की सबको घर काटने दौड़ता है, लेकिन वे भी इसी में जीने को अभिशप्त है। नो एग्जिट। आप मतलब कि कोई चीज पूर्ण नहीं है, ठीक है ना? ये चीज ध्यान में रखिए। इस तरह नाटक अपने निष्कर्ष में उल जुलूल नाटक के आसपास पहुंच जाता है। बोलचाल की भाषा का नाट्य रूपांतरण अवश्य प्रशंसनीय है। तो यहाँ पर पूरा मूल्यांकन करते हुए बच्चन सिंह ने इस बात को बतलाया कि जो नो एजिप्ट की अवधारणा है वो एब्सर्ड नाटक यानी विसंगति नाटक की तरफ पहुंचाता है। राकेश के पहले दोनों नाटकों की भाषा पर रोमानियत का गहरा पुट है, पर आधे अधूरे की भाषा इससे मुक्त है। तो नाटकों का मूल्यांकन करते हुए बच्चन सिंह ने भाषा पर भी विचार किया हुआ है। अब राकेश के बाद जो अगले नाटककार हैं उनका नाम है नरेश मेहता। इन्होंने 2 नाटक लिखे, सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जो विद्यार्थी बने हुए हैं, मुझे कई बार बातचीत करते हुए लगता है कि हम तो अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं, बीच में हो सकता है कुछ विद्यार्थी छोड़कर भी चले जाए कि यार पका रहा है, पता नहीं। हम तो सोच रहे थे कुछ कोई अच्छी चीज जब तक समय लेकर हम नहीं बात करेंगे कहाँ से निकल कर आएगी। आप देखिए अच्छी चीज क्या हम बताने जा रहे हैं। नरेश मेहता के 2 नाटक हैं, सुबह के घंटे, ये तो आप याद करेंगे, लेकिन एक नाटक है खंडित यात्राएं। अब इसमें यात्राएं शब्द लगा हुआ है तो लगेगा कि कहीं यात्रा वृत्त तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? नाटक। किसका है? नरेश मेहता का। ध्यान रखिए, पहले में व्यक्ति स्वातंत्र्य का समर्थन है, दूसरे में मूल्यों के विघटन का चित्र है। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, खंडित यात्राएं खूब सवालों पूछा जाता है, आता रहता है, ध्यान में रखिए। सुबह के घंटे। अगले नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के डॉक्टर और युगे युगे क्रांति में विगत का आदर्शवादी स्वर मुखर हुआ। ये भी खूब पूछे जाते हैं नाटक। अब हम बात करते हैं आधुनिकतावादी तथा जनवादी नाटकों के ऊपर। स्वतंत्रतावाद काल के समापन के साथ ही आधुनिकतावादी नाटकों का लेखन प्रारंभ हो जाता है। भुवनेश्वर की चर्चा की गई थी एब्सर्ड या विसंगति नाटक के बारे में। अब उनका एक नाटक और आ रहा है, ऊसर। इसका प्रारंभिक बिंदु है, जो कि आधुनिकतावादी और जनवादी नाटकों के बारे में बात की जा रही है। इसमें ऊब घुटन उलुल जुलुलता के बावजूद उनसे मुक्त होने की राह है। गृह स्वामी कहता है, मैं कहता हूं कि आने वाली जेनरेशन, चाहे वह बिल्लियों की हो या सर्पों की, हमसे अच्छी होगी, हमसे। एक पात्र के बहाने ये बात कही जा रही है। भुवनेश्वर के ही आगे कुछ और नाटक हैं। तांबे के कीड़े 1946 में विसंगति यानी एब्सर्ड नाटक का अच्छा नमूना। तो सभी नाटकों को ध्यान में रखिए। अगले नाटककार हैं विपिन कुमार अग्रवाल। ठीक है, विपिन कुमार अग्रवाल के जो नाटक हैं, 3 अपाहिज, एक ही नाटक यहाँ पर उल्लेख किया गया, 3 अपाहिज। शंभुनाथ सिंह का दीवार की वापसी, लक्ष्मीकांत वर्मा का अपना अपना जूता, राजकमल चौधरी का भग्न स्तूप का एक अक्षत स्तंभ, मनु भंडारी का बिना दीवारों का घर। इसी परंपरा के नाटक यानी कि विसंगति एब्सर्ड नाटकों में गिने जाने वाले नाटक हैं। 3 अपाहिज, दीवार की वापसी, अपना अपना जूता, भग्न स्तंभ का एक अक्षत स्तंभ और बिना दीवारों का घर। ठीक, इनको ध्यान रखिए, सब कभी कभी सुमेलित वाले में पूछे जाते हैं। जो रेडियो नाटक के बारे में मैं बात कर रहा था, उसमें एक व्यक्ति का नाम आप नोट कर लीजिए, चिरंजीत। काफी नाम है उनका रेडियो नाट्य लिखने में। साठोत्तरी नाटकों में 2 नाटककार उभर कर सामने आए, लक्ष्मी नारायण लाल और सुरेंद्र वर्मा। जिस लक्ष्मी नारायण लाल की शुरुआत में ही हमने चर्चा की, उसको ध्यान में रखिए कि ये 1960 के बाद के माने जाते हैं, ये ध्यान रखिए। दोनों मूलतः प्रयोगवादी हैं। क्या है दोनों? प्रयोगवादी हैं। लाल के नाटकों की संख्या 1 दर्जन से ऊपर होगी।
और खूब पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। इनमें मादा कैक्टस, दर्पण और अब्दुल्ला दीवाना विशेष उल्लेखनीय है। लाल प्रयोग के प्रति जितने उत्साही हैं, भाषा के प्रति उतने ही लापरवाह और शब्द के प्रयोग के प्रति उतने ही अनवधान। मतलब सावधान का उल्टा क्या हो गया? सावधान का। ये देखिए व्याकरण भी आपको पढ़ना है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखिए। व्याकरण पढ़ते रह जाएंगे और आ जाएगा विलोम। सावधान का विलोम क्या होगा? यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ते हुए बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। तो ये बच्चन सिंह का कथन है कि लाल जितने उत्साही थे उतना ही लापरवाह भी थे। किन किन चीजों के प्रति बता दिया। सुरेंद्र वर्मा वैसे तो बहुत सारे नाटक लिखे हैं, लेकिन बच्चन सिंह उनके 3 नाटकों का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं। द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और 8वां सर्ग। अपने प्रयोगों तथा काम भावना के सूक्ष्मतर स्पंदनों के नाट्यांकन के कारण इन नाटकों की प्रशंसा हुई है। खूब नाटक पूछे जाते हैं, ये वाला तो खूब पूछा जाता है। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। 8वां सर्ग भी पहले यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में हुआ करता था, अभी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। द्रौपदी में राकेश के आधे अधूरे की 5 मुखौटे वाली रंग युक्ति का अधिक सफाई से प्रयोग किया गया। अभी जो आधे अधूरे में 4 पुरुषों की बात किया है, यहाँ पर लग रहा है कि 5 मुखौटों वाली रंग युक्तियां ध्यान में रखिए। देखिए नाटक पढ़ाते समय और मैं क्लियर कर दूंगा। अब द्रौपदी की तुलना की जा रही है आधे अधूरे से। पति के विभाजित व्यक्तित्व की त्रासदी पूरे परिवार की त्रासदी बन जाती है। द्रौपदी आप देख रहे हैं, द्रौपदी का चरित्र भी आप महाभारत में देखते हैं कि 5 पांडवों की वो क्या है, पत्नी के रूप में है और क्या उनकी स्थिति हो गई। इसमें द्रौपदी केवल एक पति उसके एक पक्ष को तलाशती है, न कि राकेश की सावित्री की तरह अनेक पक्षों को देखती। जैसे कैसे जोड़ा गया है, आप तुलनात्मक रिसर्च कर सकते हैं आधे अधूरे और द्रौपदी, ठीक है ना। अलका, वर्षा और अनिल राकेश के एक रूप संवाद रोमांस की एक रस्ता आवृत्त्यात्मकता पर गहरा व्यंग किया गया। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में नपुंसक व्यक्ति और पत्नी को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया। पति ओकाक की व्यथा यह कि यौन सुख के लिए अनजाना रह जाता है। शीलवती शील और मातृत्व के मिथक को तोड़कर यौन सुख के यथार्थ की प्रतिष्ठा करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद आ गया होगा, कई बार परीक्षा में ओकाक और शीलवती का जिक्र आ जाता है कि किस नाटक के पात्र हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर 8वां सर्ग का प्रेरणा स्रोत कालिदास प्रणीत कुमार संभव का 8वां सर्ग है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि कुमार संभव में कुल कितने सर्ग हैं। संस्कृत साहित्य से भी सवाल आता है यूपी टीजीटी पीजीटी में, तो एक बार जरूर इसको रिवाइज करके जाइए। इसमें काम संबंधों का बड़ा सूक्ष्म और ब्यौरेवार चित्रण हुआ है। इस सिलसिले में श्लीलता और अश्लीलता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के प्रश्न भी उठाए गए। क्या श्लील है, क्या अश्लील है, इसके बारे में भी प्रश्न उठाए गए, किंतु ये प्रश्न नाटक की अनिवार्यताएं नहीं है, अलग से खड़े किए गए। सवाल उठता है कि इस तरह के नाटक किन सामाजिक परिस्थितियों के उत्पादन है। साठोत्तरी रचनात्मक साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों में सेक्स और निर्वस्त्र चित्रण भी एक प्रवृत्ति थी और कविता बीट आंदोलन में भी इसी का प्राधान्य है। सुरेंद्र वर्मा सेक्स को थोड़ा बहुत सामाजिक मनोवैज्ञानिक संदर्भ देकर नंगे सेक्स को संयमित बनाते हैं, किंतु कलात्मक आवरण नाटककार की मनोवृत्ति को ढक नहीं पाता। कोई चाहे तो उनके नाटक को रूपवादी कह सकता है। यानी कि ये सवाल आ सकता है कि सुरेंद्र वर्मा के नाटकों को रूपवादी किसने कहा। और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्चन सिंह रामचंद्र शुक्ल के पैटर्न को अपनाते हुए ही कह रहे हैं कि कोई चाहे तो रीतिकाल कह सकता है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उसको लपक लिया और आज इतिहास में और प्रश्नों में वो अमर हो गए कि रीतिकाल को क्या नाम कौन दिया, श्रृंगार का। इस टाइप से आपको याद आ गया होगा जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि कोई चाहता है तो कर सकता है। तो आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ कि सुरेंद्र वर्मा के नाटक रूपवादी, तो हम भी फेमस हो जाएंगे। तो रूपवाद रीतिवाद का अनुगामी है। एक चीज आपको ध्यान रखना, रूप क्या, शिल्प पर, और रीति में भी किस पे जोर दिया जा रहा था, शिल्प पर ही जोर दिया। लक्षण ग्रंथ लिखे जा रहे थे, सारी चीजें। यौन विकृतियों का दुस्साहसिक चित्रण रमेश बख्शी ने देवयानी और मृदुला गर्ग ने एक और अजनबी में उनके नाटकों में देखा जा सकता है। इनके विरुद्ध कुछ देश प्रेम और कुछ प्रगतिशील जनवादी नाटक लिखे गए। शिव प्रसाद का घाटियां गुजती हैं, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम, चीन भारत युद्ध से संबंध नाटक हैं जिन्हें पहली श्रेणियों में रखा जा सकता है। काशीनाथ सिंह का घुआस, मुद्रा राक्षस, मरजीवा,
और योर्स फेथफुली, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, पोस्टर शरशर दयाल सक्सेना बकरी, असगर वजाहत वीरगति, हाँ हमीदुल्ला, उलझी आकृतियां, व्यवस्था विरोधी नाटक। इन नाटकों को जरूर ध्यान में रखिए, सुमेलित वाले में पूछे जाते हैं। और बच्चन सिंह जब लिख रहे थे इतिहास ग्रंथ अपना, तब दूधनाथ सिंह का एक नाटक आया जो कि राजनीतिक थिएटर की संभावनाओं से युक्त है, यमगाथा, उस समय प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो अपनी नई युक्तियों और प्रगतिशील विजन में यह प्रसाद माथुर राकेश की परंपरा को आगे बढ़ाता है। कौन? यमगाथा, जो कि दूधनाथ सिंह का है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चन सिंह लिख रहे हैं तो दूधनाथ सिंह का जिक्र वो करेंगे, और अंत में, नाटक के सबसे अंत में उन्होंने इसको किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से हिंदी नाटक का विकास संपूर्ण रूप में पूरा हो गया। इतिहास ग्रंथ में बच्चन सिंह ने इसको अलग अलग जगहों लिखा हुआ है, लेकिन आप सभी की सरलता के दृष्टिकोण से, सहूलियत के दृष्टिकोण से हमने इसको एक जगह कलेक्ट कर दिया। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।